1 घंटे से ज्यादा समय तक जमीन पर चुपचाप लेटे रहने के बाद काई यांग उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। 1 घंटे पहले काई यांग को लगा कि यह एक सपना था। उसे सचमुच यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। उसने चुपचाप खुद को घूंसा मारा और दर्द महसूस किया। आखिरकार इस काली किताब का क्या इतिहास है? वह बेबसी में खुद से बुदबुदाया। अपने दिल की धड़कन रुकने का इंतजार करते हुए उसने अचानक खुद को पहले से कुछ अलग पाया। क्योंकि वह दिन में 3 बार पेट भर खाना नहीं खा पाता था और हर 5 दिन में उसे मार पड़ती थी। इस तरह उसके शरीर की हड्डियां कमजोर थीं, लेकिन अब उसे साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि उसकी हड्डियां जीवन शक्ति से भरपूर हैं। ऊर्जा का एक उभार, गर्मी से भरा हुआ, धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर और बाहर प्रवाहित हो रहा था। थोड़ा सा हिलते हुए हड्डियों से एक क्रिस्टल सी स्पष्ट ध्वनि निकली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राग बज रहा हो। और जिसे आज चोट लगी थी, उसे अब दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। ये जानकर काई यांग ने जल्दी से अपनी आस्तीनें चढ़ाई और अपने कपड़े खोले। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि उसके शरीर पर अब कोई खरोंच या घाव नहीं थे। वे सब गायब हो गए थे, यहाँ तक कि पुराने जख्म भी भर गए थे। एक नवजात शिशु जैसा बेदाग महसूस हो रहा था। जहां पहले जख्म थे, वहां रगड़ने से मृत त्वचा उतर गई। इससे नीचे की नई कोमल त्वचा दिखाई दी, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, लेकिन कहीं ज्यादा स्वस्थ। मैं रो रहा हूं। उसने एक ठंडी गांठ निगल ली, ये सोचकर कि उसके शरीर के उस सुनहरे कंकाल में कितनी मजबूत रिकवरी क्षमता है। फिर अपनी ताकत महसूस की और पाया कि वह अभी भी संयमित शरीर के तीसरे चरण में था और उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। इस खोज ने उसे थोड़ा निराश किया। नदियां और संकेत, जिनके रहस्य केवल अंदरूनी लोगों को ही पता होते हैं, इस तरह की कहानियां काई यांग ने बचपन में खूब सुनी थी। वह जानता था कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो ड्रैगन के द्वार को पार कर शक्तिशाली और प्रसिद्ध बन सकते हैं। लेकिन आखिरकार यह सिर्फ एक कहानी है। इस दुनिया में कितने लोग सचमुच खुश रह पाते हैं और ऐसा भाग्य और परिणाम प्राप्त कर पाते हैं? जितने ज्यादा ताकतवर वे वरिष्ठ विशेषज्ञ होते हैं, उतना ही मैं खुद को मिट्टी में गाड़कर दफनाना बर्दाश्त नहीं कर पाता। हमेशा मौत से पहले उत्तराधिकारी ढूंढता रहता हूँ। मैं किसी चट्टान से कूदकर गुफा खोदना चाहता हूं और घटनाओं का सामना करना चाहता हूं, ऐसी असंभव घटनाएं घटेंगी। लेकिन मौजूदा समस्या उसके साथ घटित हुई थी। उस काले आदमी का इतिहास जरूर बहुत अच्छा रहा होगा, और वह बूढ़ा सुनहरा कंकाल असाधारण होगा। इसे उसका सौभाग्य कहा जा सकता है। इसे भाग्य भी कहा जा सकता है। काली किताब के पहले पन्ने पर 4 वाक्य। गर्वित सुनहरा शरीर बाढ़ पर राज करता है, अदम्य साहस, क्या यह उतरेगा? अगर उसने काली किताब नहीं उठाए, लेकिन किसी और ने उठा ली, तो वे भी उसे कचरा समझेंगे। माउंट ताई की तरह उसे खोलने में असमर्थ। ठीक इसलिए क्योंकि उसने उसे उठाया था और 1 साल तक तकिए की तरह इस्तेमाल किया था, उसे उसके शरीर की अडिग और कठोर प्रकृति का एहसास हुआ। आज गुप्त काली किताब का ताला खोलना। दूसरे शब्दों में, ये चीज वास्तव में उसकी पहली मुलाकात थी, लेकिन यह उसकी पहली उपलब्धि थी जो उसने अपने हाथों से हासिल की थी। ये सोचकर काई यांग अचानक निश्चिंत हो गया। उसे एक अच्छी काठी वाली BMW सुंदरता का उपहार देने वाला हीरो कहा जाता है। डॉट 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 वह काली किताब। अचानक उसके मन में ये ख्याल आया, वह किताब जो 1 साल से भी ज्यादा समय से उसका तकिया थी। उसे यह जानने की जरा भी चिंता नहीं थी कि वह क्या है और न ही उसे यह कैसे मिली। बेचैनी और शरीर में कुछ कमजोरी के बीच काली किताब अचानक काई यांग के सामने प्रकट हुई और जोर से बंद होकर जमीन पर गिर पड़ी। वह स्तब्ध रह गया। किताब उठाते हुए उसने गहराई से सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। एक विचार आया, उसके हाथों से एक झटके में किताब गायब हो गई। और एक और झटके से वह फिर से प्रकट हो गई। यह दृश्य किसी जादू की चाल जैसा था। कोई भी देख सकता था कि काई यांग का चेहरा बहुत गंभीर था, क्योंकि उसे सचमुच लग रहा था कि काली किताब एक ही विचार से उसके शरीर में समा सकती है। ये काली किताब शायद किसी आत्मा पत्थर से बनी हो। ये कहते ही वह लगभग डर गया। एक सोलस्टोन। इसे एक पौराणिक रत्न माना जाता था। जब करोड़ों भूत रसातल में इकट्ठा होंगे और अपार मानवीय ऊर्जा की मदद से तभी इसका निर्माण शुरू होगा। अफवाह है कि इसका निर्माण इसी तरह हुआ था। करोड़ों जीवन के दुखों से घिरे इस ब्लैकस्टोन के अंदर जीवित प्राणी प्रवेश नहीं कर सकते और हरी घास उगने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये शब्द कुछ हद तक अतिशयोक्तिपूर्ण थे, लेकिन लगभग 3.5 सेमी बाय 3.5 सेमी के एक सोलस्टोन के निर्माण के लिए कितने जीवन लेने पड़ते हैं। इस पौराणिक चट्टान का निर्माण वास्तव में क्रूर और खूनी था।
इसके निर्माण के दौरान इसके आसपास मौजूद हर जीव कुछ ही मिलीसेकंड में मर जाएगा। इसके निर्माण का समय भी अकल्पनीय है, यह 1 सहस्राब्दी या 10 सहस्राब्दी तक भी हो सकता है। निर्माण प्रक्रिया को एक तरफ रखते हुए इस सोलरस्टोन को एक सर्वोच्च खजाना माना जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें एक अनोखी क्षमता है, क्योंकि इसे किसी के शरीर के साथ जोड़ा जा सकता है और एक आयाम भी खोला जा सकता है। यह स्थान काफी लचीला है, इसलिए सामान रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। यद्यपि काई यांग केवल एक परीक्षण शिष्य हैं, एक विनम्र पद पर हैं, फिर भी उनके अनुभव कम नहीं थे। लानत है। और हाँ, पौराणिक सोलरस्टोन की कहानी तो बरसों पुरानी है, कोई भी इस कहानी को जानता होगा। जब उसे यह काली किताब मिली तो उसने इसके बारे में सोचा ही नहीं। यह सोचते हुए कि किताबें उसके शरीर में कैसे गईं, उसने सोचा कि किताब से सुनहरा कंकाल कैसे निकला। वह किताब की सामग्री को कैसे नहीं पहचान पाया। उसे तुरंत पसीना आने लगा। सोलरस्टोन किंवदंतियों की चीजें थीं जो दुनिया में बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी थीं। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे एक भी मिल पाएगा, इतना बड़ा तो दूर की बात है। किंवदंतियों में सिर्फ 3.5 सेमी बाय 3.5 सेमी आकार के सोलरस्टोन की बात की जाती थी, क्योंकि यह सिर्फ इतना ही बड़ा पाया जाता था। उस आकार में भी यह अमूल्य था। लेकिन उसके सामने जो एकमात्र सोलरस्टोन था, उसे किसी तरह एक काली किताब में बदल दिया गया, जो 30/7 सेमी का था। इसका मूल्य अतुलनीय था। अगर यह खबर फैल गई तो चाहे पूरा हान राजवंश ही क्यों न हो, एक साधारण मार्शल स्कूल की बात तो दूर, वे इसे पाने के लिए शायद रातों रात कुचल दिए जाएंगे। काई यांग के हाथ पैर फूल गए। उसका दिल अभी तक उस दहशत को भूला नहीं था, लेकिन खुशकिस्मती से उसे उसके शरीर में पहुंचाया जा सका, वरना वह बहुत बड़े खतरे में पड़ जाता। अपने शरीर में इस खजाने को छिपाए वह तेजी से अपनी झोपड़ी में वापस भाग गया। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की, जबकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह और भी ज्यादा उत्साहित होता जा रहा था, साथ ही बेचैन भी। उसकी ताकत अब बहुत कम हो गई थी, तो वह इस खजाने की रक्षा कैसे कर सकता था। हालांकि काली किताब उसके शरीर में जा सकती थी, जिससे उसके पकड़े जाने की संभावना खत्म हो जाती। इससे उसके दिल की चिंता कम नहीं हुई। सिर्फ अभ्यास, सिर्फ बलवान ही अपनी चीजों की रक्षा कर सकते हैं। 3 साल पहले जो हुआ था उसे सोचकर काई यांग की आंखें धीरे धीरे शांत हो गईं। बिना किसी सहारे के वह पूरी तरह से अपने भरोसे इस स्कूल में आया था। अभ्यास और शक्ति के लिए क्या नहीं है। हालांकि उसे यह पुस्तक मिली थी, उसने उसे अपने हाथों में ले लिया। पहले पन्ने पर गौरवशाली स्वर्णिम शरीर था। हालांकि उसे नहीं पता था कि इसका क्या उपयोग है, फिर भी यह बेकार नहीं हो सकता था। इस पुस्तक में भी इतने सारे पृष्ठ थे, इसमें सिर्फ यह एक स्वर्णिम शरीर तो नहीं हो सकता था। हालांकि काई यांग इस साल सिर्फ 15 साल का है, लेकिन पिछले 3 सालों के अपने अनुभवों की वजह से वह अपने साथियों से कहीं ज्यादा परिपक्व है। इसी वजह से उसने यह अडिग व्यक्तित्व गढ़ा है। सो जब वह शांत हुआ तो बिस्तर पर बैठकर उसने ध्यान से पहला पन्ना पढ़ना शुरू किया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि पहले पन्ने में कोई अतिरिक्त बातें नहीं है, उसने दूसरा पन्ना पढ़ना शुरू किया। अपने पिछले अनुभवों के साथ उसकी हरकतें ज्यादा स्वाभाविक और ज्ञानवर्धक लग रही थीं। और फिर काई यांग की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं, जैसे ही काले पन्नों पर सुनहरे शब्द उभरे। गर्वित सुनहरा शरीर, संयमित शरीर का रिकॉर्ड। पहले उसका मूड खराब था, लेकिन अब वह और भी ज्यादा अच्छा हो गया। जैसा कि उसे शक था, हर पन्ने में कुछ न कुछ छिपा जरूर था। बिना सोचे समझे काई यांग का पूरा मन किताब के दूसरे पन्ने पर केंद्रित हो गया। अचानक सुनहरे अक्षर मछली की तरह पन्नों से उड़कर तेजी से काई यांग के दिमाग में धंस गए। चमक ने उसके चारों ओर के अंधेरे को ढांक लिया और फिर गायब हो गई। उसके जाने के बाद उसे लगा जैसे उसके दिमाग ने नई जानकारी हासिल कर ली हो। यह सब सुनहरे अक्षरों से आया था। अपने दिल को शांत करते हुए काई यांग ने अपनी आंखें बंद कर ली और जानकारी को पचाना शुरू कर दिया। दरअसल उसे जानकारी को पचाने और आत्मसात करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब अक्षर उसके दिमाग में अंकित हो गए तो वह पहले से ही उनके अर्थ को आसानी से समझने में सक्षम था। एक और अर्थ में पूर्ण महारत। यह संयमित शरीर अभिलेख है। यांग काई बुदबुदाया, क्योंकि उसे पता चला कि यह एक प्राथमिक तकनीक थी। हालांकि यह आसान लग सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। इसे करने के लिए सख्त जरूरतें थीं, क्योंकि यह बेहद गहन है। इसे विकसित करने के लिए आपको इसे सीखने के लिए पूर्व दिशा में उगते सूरज की ओर मुख करके बैठना होगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा दिन में आधा घंटा ही अभ्यास कर सकते थे। अभी रात हो रही थी, इसलिए उसे शुरू करने के लिए कम से कम 5-6 घंटे इंतजार करना पड़ा।
इससे काई यांग निराश हो गया, क्योंकि उसने पूरे दिन खुद पर मेहनत की थी और सिर्फ एक छोटा सा शकरकंद खाया था। बहरहाल उसे एक अनमोल खजाना मिल गया था और वह बहुत खुश था। आधे घंटे सोने की कोशिश करने के बाद उसने काली किताब के तीसरे पन्ने का विश्लेषण करने का फैसला किया। लेकिन वह निराश ही रहा, उसने कितनी भी बार पलटा पलटा, पन्ने में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसा करते करते उसे नींद आ गई। जब यांग काय उठा तो सूर्योदय होने ही वाला था। भोर से पहले का अंधेरा छा गया था और पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया था। बीच बीच में कीड़ों और पक्षियों की आवाजें आ रही थी। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए उत्सुक काय यांग जल्दी से बिस्तर से उछलकर केबिन के सामने चला गया। वहां खड़े होकर उसने कुछ गहरी सांसें ली और अपने शरीर को धीरे धीरे आराम करने दिया। पूर्वी धूसर भोर का एक स्पर्श दिखाई दिया, फिर उसने अपनी आंखें खोली। मुट्ठी बनाने की तकनीक के निर्देशों का अनगिनत सैकड़ों बार अभ्यास किया गया था। उसके हाथ हथेली के आकार के हो गए, एक सौम्य धीमी गति से बाएं दाएं आगे की ओर धकेलते हुए। मन ही मन दुनिया को समेटे हुए, हथेली के बीच की हर चीज, विशाल जमीन, यहां तक कि चांद तारों को ढकती हवा भी। बायां पैर आगे, क्षितिज के ठीक पास, दायां पैर पाताल लोक के राजा की तरह जोरदार तरीके से आगे बढ़ा। सांसों के बीच दुनिया जीवन शक्ति से भरी हुई थी, मानो बसंत के फूल खिल रहे हों। पतझड़ की हवा बही, मानो कोई सुनहरा संदेश हो। फिर ठंडी हवा सीटी बजाती हुई गुजरी, बर्फ बर्फ ठंडी बर्फ के आने का संकेत देती हुई। यांग काय की नजर धीरे धीरे गहरी होती गई, उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे भारी चट्टानों पर दब गईं। वैसे भी चट्टान के जल्द खुलने का कोई संकेत नहीं था। एक तेज आवाज के साथ पीला चेहरा लिए काय यांग अचानक लड़खड़ा गया, लगभग घुटनों के बल गिर पड़ा। अपने मन में अनगिनत बार अभ्यास करते हुए उसने पाया कि यह कला तो बस मुट्ठी की कला है। काय यांग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस रिकॉर्ड में सचमुच इतनी रहस्यमयी शरीर शमन तकनीक है। बस उस छोटी सी देर के लिए काय यांग को लगा जैसे पूरी दुनिया उसके कंधों पर भारी पड़ रही है। लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि इस दबाव में वह दुनिया की हर चीज को महसूस कर सकता है। यह शमन शरीर रिकॉर्ड मुट्ठी तकनीकों का अभ्यास नहीं था। यह सांसारिक परिवर्तन और दुनिया के भाग्य का अभ्यास था। यह अभ्यास उतार चढ़ाव, सुख दुख से भरा था। एक धीमा मुक्का और लात स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को प्रभावित कर सकता था, लेकिन साथ ही गुप्त नियमों से भी भरा था। जब उसने 6 हथेलियों का प्रहार किया तो उसे 3 कदम लगे। यह परिणाम पुस्तक में दर्ज परिणाम का 1% भी नहीं था। बस इसे बनाए रखना मुश्किल था। फिर उसकी रीढ़ से एक दरार निकली, जिससे उसे लगा कि उसने अपनी रीढ़ तोड़ दी है। उसने जल्दी से उसका निरीक्षण किया, लेकिन पाया कि उसकी पीठ में थोड़ा दर्द हो रहा है। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। अपने मन को दृढ़ करते हुए काय यांग ने एक बार फिर संयमित शरीर रिकॉर्ड के अनुसार अभ्यास करना शुरू कर दिया। चूंकि वह मानसिक रूप से तैयार नहीं था, काय यांग का मन एक समाधि में था। अस्पष्टता महसूस करते हुए उसने मन को साफ करने के लिए अपनी सांस रोक ली। अपनी मुट्ठियों के धीमे नृत्य के साथ काय यांग को एक बार फिर लगा कि उसका मन साफ और शांत हो गया है। आगे बढ़ने के लिए जरूरी माहौल तैयार हो गया। फिर उसके शरीर से कई अस्पष्ट अनुभूतियां निकली। काय यांग को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या थी। इतना ही नहीं, नियमित तैनाती के साथ उसकी मुट्ठी और भी भारी हो गई थी, मानो समुद्र की तलहटी में हो। ज्यादा कठिनाइयों के साथ और भी सुधार हुए। काका की आवाजें सुनाई दे रही थी। काय यांग की हर हरकत से उसकी हड्डियां पटाखों की तरह फट रही थी। उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द व्याप्त था, लेकिन वह अविचल था। इस क्षण उसकी दृढ़ता स्पष्ट रूप से प्रकट हुई। पलक झपकते ही काय यांग ने महसूस किया कि उसके हाथ और पैर ऐसे कांप रहे हैं जैसे उन्हें कुचलकर चूर्ण बना दिया गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग और धरती दोनों ने खुद को उसके शरीर पर थोप लिया हो। लगातार प्रयास करते हुए वह डगमगाया नहीं। अचानक एक गर्माहट उमड़ी, जिसने उस क्षण उसके शरीर के भीतर के दर्द को कम कर दिया। उत्साह बढ़ा, उसने अभ्यास फिर से शुरू कर दिया। वह जानता था कि यह सुनहरे कंकाल के एकीकरण के कारण ही हुआ होगा। आखिरकार ये दोनों चीजें एक ही जगह से आई थी। सूरज उगते सूरज के सामने स्कूल के एक सुनसान इलाके में एक केबिन के पास पसीने से तरबतर एक युवक खड़ा था। लगन से अभ्यास कर रहा था, धीमी मुट्ठियां चला रहा था और अपने भविष्य की तलाश कर रहा था। आधा घंटा बीता था कि काय यांग को अचानक हल्कापन महसूस हुआ। अब उसे अपने शरीर पर भारी दबाव महसूस नहीं हो रहा था। ठीक इसी समय वह इस कौशल की साधना जारी नहीं रख सकता था। रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था, आप सूर्योदय के समय रोजाना सिर्फ आधे घंटे ही साधना कर सकते थे।
उसके प्रयास ने मानो उसे थका दिया था। इस तरह काई यांग जमीन पर गिर पड़ा और एक गहरी सांस ली। उसकी सांस के साथ बैंगनी गैस का एक उछाल आया और गायब हो गया। एक पल में वह तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करने लगा। विचलित लग रहा था, वह चौंकने से खुद को रोक नहीं पाया। वातावरण का बोध। उसने पहले ही वातावरण का बोध विकसित कर लिया था, यानी वह संयमित शरीर के तीसरे चरण को तोड़कर चौथे चरण में प्रवेश कर रहा था। इस खबर ने उसे बहुत खुश कर दिया। स्काई टावर में प्रवेश करने के बाद से तीसरे चरण तक पहुंचने में उसे 3 साल का अभ्यास लगा था। लेकिन 30 मिनट के अभ्यास के बाद रहस्यमय शमन शरीर तकनीक ने उसे चौथे चरण में प्रवेश करने में सक्षम बनाया। संयमित शरीर के 9 चरण होते हैं। तीसरे चरण तक ये वास्तव में केवल व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाता था, लेकिन चौथे चरण के बाद ये शिरोबिंदुओं के भीतर एक उपस्थिति उत्पन्न करता था। केवल वायुमंडल बोध के जन्म के साथ ही आप एक सच्चे साधक माने जाते हैं। हालांकि इस समय आपको वायुमंडल बोध होगा, फिर भी शरीर में कोई वास्तविक शक्ति नहीं होगी। आप केवल 7वें चरण की प्रतीक्षा कर सकते हैं, जहां शरीर अपनी शक्ति विकसित करेगा 9वें चरण तक। तभी शरीर का युवान सीमा तक शक्ति का द्वार खोलता बनाता है। तभी आपको वास्तव में शक्ति प्राप्त होगी। काय युवान सीमा एक सच्चे योद्धा की शुरुआत है। संयमित शरीर क्षेत्र में सब कुछ काय युवान सीमा के भविष्य की नींव रख रहा था। ये नींव मनुष्य की शक्ति की तरह अंतिम रूप से तैयार नहीं थी। आपकी हड्डियों के लिए त्वचा लगातार बढ़ती रहेगी जब तक कि आप चरम पर न पहुंच जाएं। काय यांग अभी अभी चौथे चरण में प्रवेश कर रहा था और उसे वातावरण का बोध हो गया था। बाहरी लोगों को यह कोई बड़ी बात नहीं लग सकती, लेकिन उसके लिए यह एक बड़ी खुशखबरी और प्रगति थी। आधे घंटे बाद शरीर के रिकॉर्ड को बुझाने के परिणाम स्पष्ट हो गए। हालांकि उनके अपने ज्ञान ने योगदान दिया, अगर उस तकनीक के लिए नहीं, तो उनका मानना था कि आगे बढ़ने से पहले उन्हें 3-4 महीने और लगेंगे। इसके साथ ही उन्होंने गहरी सांस ली और अपने शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकाला। उनके मुंह से एक गहरा काला धुआं निकला, गंदा, जैसे वह जमीन पर गिर रहा हो। इस धुएं को थूकने के बाद उनकी 6 इंद्रियां और भी तीव्र और तीक्ष्ण हो गईं। TLN, उस पर किसी राक्षस का कब्जा हो गया है। अलौकिक शैली इंद्रियां, ध्वनि, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद, गंध और छठी इंद्रिय वृत्ति। क्या यह उनके शरीर की अशुद्धता थी? काय यांग वहीं कांप गए। साधना के अभ्यास से आप हर बार शरीर की अशुद्धियों को कम और बाहर निकालेंगे। काय यांग ने पहले भी इसका अनुभव किया था, लेकिन इस स्तर पर कभी नहीं। उनके मन में कई विचार और खुशी छाई रही। हालांकि वह चौथी परत में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका था, लेकिन टेम्पर्ड बॉडी रिकॉर्ड की मुट्ठी तकनीक में उसकी कोई खास प्रगति नहीं हुई थी। उसका दैनिक अभ्यास कुल 101 मुक्कों में से केवल 1% ही परिणाम दे पाता था। जल्दबाजी करने वाले लोग गर्म टोफू नहीं खाते और जल्दबाजी में दिल गर्म नितंबों को महसूस नहीं कर पाता। TLN, ये कहना कि धैर्य रखो, परिणाम जरूर मिलेंगे, अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो चीजें चूक जाओगे। कुछ देर सोचने के बाद काय यांग ने अपने भविष्य की एक छोटी सी योजना बनाई। हालांकि यह पूरी तरह से नहीं था, फिर भी वह अब पहले जैसा नहीं रह सकता था। हर कदम को जैसे आता था वैसे ही उठाता था। कुछ समय बाद वह अधीर हो जाता था। फिर कुछ खाने के बाद उसने झाड़ू लगाना जारी रखा। हालांकि वह एक सफाईकर्मी था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसे पूरे स्कूल की झाड़ू लगानी थी। वह स्कूल के केवल 10वें हिस्से के लिए जिम्मेदार था। हालांकि यह बोझिल था, इसमें लगभग 1 घंटा ही लगेगा। पेड़ों के बीच जियानिंग चांग शिष्यों पर नजर रखने लगी थी और अनजाने में उसने काय यांग को झाड़ू लगाते हुए देख लिया। कुछ भावनाएं न होना अजीब होता। आज उसमें कुछ अलग था, लेकिन वह निश्चित नहीं थी। आधे घंटे से ज्यादा समय से वह उस जगह से नहीं हटा था। उसे तब तक झाड़ू लगाता रहा जब तक वह चमकदार और बेदाग नहीं हो गई। वह इतनी चिकनी थी कि अगर कोई मच्छर वहां जाता तो उसके टखने में मोच आ जाती। TLN, ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि यह कितना साफ है। मैं कह रही हूं कि इस लेखक को मच्छरों से बहुत परेशानी है। यह आदमी जियानिंग चांग को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या करे। उस समय काय यांग दूसरी बातों के बारे में सोच रहा था। कल उसे एक बड़ा अवसर मिला था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। लेकिन कोई वास्तविक विकल्प नहीं दिख रहा था। फिलहाल वह रोज सूर्योदय के समय ही अभ्यास जारी रख सकता था। जब वह सोच रहा था, तभी पीछे से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। वह जल्दी से बचने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि दूसरा पक्ष भी उससे बचने की तैयारी कर रहा है। इसलिए वे आपस में टकरा गए। हालांकि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई,
लेकिन जब वह उस व्यक्ति से टकराया तो उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी स्टील की दीवार से टकरा गया हो। चीख के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा और जिस जगह से टकराया था वह सुन्न हो गई। काय यांग जल्दी से संभला और क्षमा याचना करते हुए पूछा, ये साथी शिष्य, क्या तुम ठीक हो? युवक नाराज हो गया और जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि वह काय यांग था। उसका विस्फोटक क्रोध शांत हो गया। ऐसे व्यक्ति के लिए क्रोध रखने का कोई मतलब नहीं था और यह उसकी अपनी गलती भी थी। हाथ हिलाते हुए तुरंत जवाब दिया, सब ठीक है, सब ठीक है। ये कहते हुए और उठते हुए वह फिर तेजी से भाग गया। काय यांग ने पूछा, साथी शिष्य, तुम जल्दी से कहां जा रहे हो? युवक ने धीमे स्वर में चिल्लाया, योगदान हॉल। और कहां? उसकी बातें सुनकर काय यांग को एहसास हुआ कि आज महीने का 8वां दिन था। आज ही मुख्य द्वार पर पिछले महीने के योगदान अंक बांटे गए थे। इसलिए हर महीने इस दिन रसद विभाग अपने अंक लेने के लिए शिष्यों से भरा रहता था। इन अंकों से वे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न साधना गोलियों, खजानों और मार्शल आर्ट के बदले में इन्हें प्राप्त कर सकते थे। इसलिए इस दिन सभी शिष्य उत्साहित थे। कुछ उत्साहित थे जबकि कुछ निराश थे। काय यांग निराश थे। चौंक कर वह भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाया। हर महीने उसे मिलने वाले अंकों की संख्या बहुत कम थी। स्वीपर्स 10 अंक कमा सकते थे, लेकिन पिछले महीने उसे 6 बार चुनौती दी गई और हर बार वह हार गया। हर हार के बाद कटौती के साथ उसके पास केवल 4 अंक बचे। इससे लोगों को सचमुच रोना आ गया। शुक्र है कि वह केवल एक परीक्षण शिष्य था। उसका दर्जा सबसे निचला था, इसलिए अगर वह हार जाता तो उसे केवल 1 अंक का नुकसान होता। सामान्य शिष्यों को 2 अंक का नुकसान होता। यह सोचकर काय यांग कृतज्ञ हो गया। लेकिन एक छोटे से मच्छर में भी मांस होता है, और अपनी बचत से वह एक दिन इतना कमा लेगा कि उसे किसी उपयोगी चीज से बदल सकेगा। TLN, फिर लेखक को मच्छरों से क्या लेना देना? आज काफी देर हो चुकी थी, उसने झाड़ू लगाते हुए सोचा। जब उसने आखिरकार काम पूरा किया तो दोपहर हो चुकी थी। अब हॉल में जाकर अपने पॉइंट्स लेने का समय हो गया था। बाद में सुबह की चहल पहल के बाद हॉल अब सुनसान और शांत था। शुक्र है कि वह सुबह नहीं आया था, वरना इंतजार बहुत तकलीफदेह होता। हॉल में घुसते ही आप साफ तौर पर एक बूढ़े आदमी को ऊँघते हुए देख सकते थे। यह बूढ़ा आदमी स्कूल का कोषाध्यक्ष था। वह लगभग 50 साल का था, पतले सफेद बाल और दयालु चेहरा। उसे देखकर वह जानवरों और इंसानों के लिए हानिरहित लग रहा था, लेकिन काय यांग जानता था कि वह एक धूर्त लोमड़ी है। एक बार एक कुलीन शिष्य था जिसने यहां घमंडी होने की हिम्मत की और फिर उसे हॉल से कुछ 100 फीट दूर धकेल दिया गया। उसकी जान लगभग चली गई थी। काय यांग वहां मौजूद था, इसलिए वह ये जानता था और यह भी जानता था कि उसके बूढ़े आदमी में अथाह ताकत है। बूढ़े आदमी के सामने कदम रखते ही काय यांग साफ तौर पर उस बूढ़े आदमी को खर्राटे लेते हुए देख सकता था। यह बूढ़ा आदमी, पता नहीं वह फिर से किस स्काई टावर वाली महिला शिष्या के सपने देख रहा है। ईडी उस बुजुर्ग को शक का फायदा भी नहीं देता। ओ झाड़ू पकड़े हुए उसने बुजुर्ग को धीरे से धक्का दिया और धीरे से पुकारा, कोषाध्यक्ष मेंग। बुजुर्ग का उपनाम मेंग था। काय यांग को उसका पहला नाम नहीं पता था, इसलिए वह उसे यह नाम नहीं दे सका। काउंटर पर कुछ बार थपथपाने के बाद बुजुर्ग आखिरकार जाग गया। उसने हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोली और देखा कि वह काय यांग था। उसने अपना चेहरा ऐसे सिकोड़ लिया जैसे उसने कोई गंदगी देख ली हो। TLN, युवा दर्शकों के लिए बस यूं ही। उस चेहरे का क्या मतलब है? काय यांग ने गुस्से से पूछा, आंखें घुमाते हुए, तुम सुबह क्यों नहीं आए? उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, सुबह बहुत सारे लोग थे और अभी तो शांति है। इस बुजुर्ग के आराम में खलल डाल रहा हूं। क्या तुम जानते हो कि बुजुर्गों का सम्मान करने का क्या मतलब होता है? झुककर काय यांग फुसफुसाया, तुमने किस युवती का सपना देखा था? अचानक ऊर्जा से भरकर कोषाध्यक्ष मेंग ने काय यांग को तिरस्कार भरी आंखों से जवाब दिया और ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारे अभी अभी कहे शब्दों ने इस बूढ़े की प्रतिष्ठा धूमिल कर दी। बहुत ही अपमानजनक। अच्छा शरीर, वाह। कोषाध्यक्ष मेंग अनजाने में ही बोल पड़े। संपादक, जी, मुझे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन अफसोस की वे टूट गईं। मुलायम पैर, गोरी त्वचा और सुंदर पतली कमर। हाँ। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया, काय यांग को अपना दोस्त समझकर। हे, काय यांग ने व्यंग्य किया। कोषाध्यक्ष मेंग हकलाया और बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल हो गया। शर्म से भरा हुआ, वह बस एक गड्ढा खोदकर अंदर छिप जाना चाहता था। काय यांग ने व्यंग्य किया। कोषाध्यक्ष मेंग हकलाया और बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल हो गया।
शर्म से भरा हुआ वह बस एक गड्ढा खोदकर अंदर छिप जाना चाहता था। स्काई टावर में बिताए अपने सालों के दौरान काई यांग सिर्फ कोषाध्यक्ष मिंग को ही जानता था। आखिरकार उसे हर महीने उसके पास जाना पड़ता था। कोषाध्यक्ष मिंग का एक उपनाम था जिससे ज्यादातर लोग उसे बुली मिंग कहते थे। कोषाध्यक्ष होने के बावजूद उसे दूसरे शिष्यों से अंशदान अंक ऐंठने का शौक था। उदाहरण के लिए रक्त का थक्का जमाने वाली क्रीम ही ले लीजिए, आमतौर पर वह लगभग 10 अंशदान अंकों के आसपास बिकती थी। वह 3 की कीमत पर 2 बोतलें बेचता था और जितनी क्रीम 2 बोतलों में आनी चाहिए उतनी 3 बोतलों में डाल देता था। उसने कहा, यह बहुत आसान है, खरीद लो या फिर भाग जाओ। जाहिर है कोषाध्यक्ष मिंग हमेशा ऐसा नहीं करते, कभी कभार ही करते हैं। वह सिर्फ अमीर शिष्यों को ही निशाना बनाते हैं, काई यांग जैसे गरीब लोगों की तो उन्हें जरा भी परवाह नहीं। अंशदान अंक मिलना मुश्किल है तो शिष्य कैसे चुपचाप खड़े रहकर शोषण का शिकार हो सकते हैं। हर शिष्य जो उसके द्वारा ठगा गया होता उसकी शिकायत परिषद को करता। उन्होंने उसे कई बार चेतावनी दी लेकिन वह फिर भी बिना किसी झिझक के अपनी बात जारी रखता रहा। इसके अलावा उसका पद बहुत महत्वपूर्ण था और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता था। इस वजह से स्कूल के सभी शिष्य उससे बेहद नफरत करते थे। वह बूढ़ा आदमी सबके साथ निर्दयी था, सिवाय काई यांग के जिसका वह कुछ नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार वह एक महिला शिष्या को घूर रहा था और उसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। बुजुर्गों के लिए कोई सम्मान नहीं, क्या ही बदनामी। वह पकड़ा गया इसलिए कोषाध्यक्ष मिंग काई यांग के सामने बस अपना सिर झुका सका। ठीक इसी वजह से काई यांग उस बूढ़े आदमी से बहुत परिचित हो गया। मोटी चमड़ी वाले उस कामुक बूढ़े ने जल्दी से अपना रवैया बदला और कहा, हमेशा की तरह। TLN, जो नहीं जानते उनके लिए मोटी चमड़ी का मतलब बहुत बेशर्मी होता है। हाँ, काई यांग ने सिर हिलाते हुए गंभीरता से कहा। बिना एक शब्द कहे कोषाध्यक्ष मिंग ने काउंटर के अंदर से 10 चांदी के सिक्के निकाले और उसे लिख लिया। चांदी के सिक्के लेते हुए उसने पूछा, अब मेरे पास कितने योगदान अंक हैं? कोषाध्यक्ष ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया, तुम हर महीने 4 अंक कमाते हो और फिर 1 अंक से 10 चांदी के सिक्के बदलते हो। इससे तुम्हारे पास बचाने के लिए सिर्फ 3 अंक बचते हैं, यानी तुम्हारे खाते में कुल 12 अंक हो जाते हैं। क्या तुम इन्हें खून का थक्का जमाने वाली क्रीम की एक बोतल से बदलना चाहते हो? नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था, उसने बुदबुदाते हुए जवाब दिया। 12 है ना? इतनी छोटी रकम, अगर तुम इसे किसी छोटी सी औषधीय जड़ी बूटी से भी बदलना चाहो तो भी काफी नहीं होगी। कोषाध्यक्ष मिंग ने गंभीर चेहरे के साथ उससे फुसफुसाते हुए कहा, छोटे काई यांग, तुम पैसे बचाना चाहते हो और उसे एक टेम्पर्ड एसेंस पैलेट से बदलना चाहते हो। लेकिन इसके लिए पैसे बचाना और फिर अपनी गति के अनुसार रैंक बढ़ाना, इसमें कितना समय लगेगा? क्या मैं अंततः उस तक नहीं पहुंच पाऊंगा? उसने हंसते हुए जवाब दिया। यह सुनकर कोषाध्यक्ष मिंग अवाक रह गया। उसने सोचा कि उसकी गति के अनुसार जब तक वह इसे बनाएगा तब तक यह बूढ़ा कई सालों से मरा हुआ होगा। लेकिन कोषाध्यक्ष मिंग, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। बोलो। बूढ़े ने मेरा मूड अच्छा है इसलिए बताता हूं वाला भाव बनाते हुए कहा। टेम्पर्ड एसेंस पैलेट एक बहुत ही कीमती दवा है, ये यहाँ कैसे आ सकती है? हे गर्व से बोला, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पैलेट इस बूढ़े का खजाना है, दूसरों को इसके बारे में पता नहीं है। आह, यह तुम्हारा है। यह सुनकर काई यांग स्तब्ध रह गया। उसने हमेशा सोचा था कि यह पैलेट स्कूल का है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस पुरानी चीज की इतनी ज्यादा कीमत है। अब नाराज मत हो। चायदानी से पानी पीते हुए उसने खुशी से कहा, मैं तुम्हें धमकाऊंगा नहीं, बस तुम बदले में देने के लिए पर्याप्त दान बिंदु लाओगे, बूढ़ा मिंग तुम्हें दे देगा। क्योंकि मेरा वचन व्यर्थ नहीं जाता, मैं इसे ले लूंगा। उसने सिर हिलाते हुए कहा। उदास चेहरे वाले बूढ़े मिंग ने काई यांग से पूछा, मैंने सुना है कि कल तुम्हें पीटा गया था। काई यांग तुरंत मुड़ा और चला गया। पीछे से कोषाध्यक्ष मिंग चिल्लाया, इस बूढ़े को पूछने दो, जाने की इतनी जल्दी मत करो। उसने कहा, लेकिन असल में वह अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। यह देखकर कि काई यांग रुकने का इरादा नहीं रखता, वह सीधा हुआ और चिल्लाया, छोटे काई यांग, तुम्हें जल्दी से यहां से चले जाना चाहिए। स्काई टावर तुम्हारे रहने की जगह नहीं है, देर सवेर तुम मारे जाओगे। बिना मुड़े रुककर काई यांग ने आह भरी, मेरे पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर वह चला गया तो उसका काम तमाम हो जाएगा। कुछ देर चायदानी पकड़े रहने के बाद कोषाध्यक्ष मिंग ने कहा, तो फिर तुम क्यों आए? टेम्पर्ड एसेंस पैलेट, हे ये महंगा खजाना, ये बूढ़ा आदमी इसका मालिक कैसे हो सकता है?
उसने ये झूठ सिर्फ तुम्हें उम्मीद देने के लिए गढ़ा था, उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम इसे गंभीरता से लोगे। काई यांग फिर जल्दी से अपनी झोपड़ी में वापस गया और झाड़ू रख दी, फिर तेजी से बाहर निकल गया। वह हर महीने की तरह अपने 10 टुकड़ों से खाना खरीदने तांग लिन के बाहर छोटे से गांव जा रहा था। पहली बार इस यात्रा में उसे थकान महसूस नहीं हुई। पहले जब भी वह इस रास्ते पर चलता था उसे बार बार अस्थमा के दौरे पड़ते थे। लेकिन इस बार न सिर्फ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसका शरीर पहले की तुलना में मजबूत महसूस कर रहा था। रास्ते पर चलते हुए उसे कम थकान महसूस हो रही थी। अगर वह 100 मील भी चलता तो उसे लगता कि वह थकेगा नहीं। क्या यह सुनहरा कंकाल है? इससे उसे आज सुबह हुई एक घटना याद आ गई। जब वह झाड़ू लगा रहा था तो एक और शिष्य उससे टकरा गया था, लेकिन सामान्यतः जो होता है उसके विपरीत, वह बहुत स्थिर रहा, जबकि शिष्य जमीन पर गिर गया था। हालांकि यह ज्यादा नहीं था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर यह असामान्य था। अपने कमजोर शरीर के साथ वह कैसे नहीं गिरा, लेकिन दूसरा पक्ष गिर गया। हमेशा वही गिरता था। और अधिक उत्साहित होते हुए उसने उन बदलावों के बारे में सोचा जो सुनहरे कंकाल ने उसके शरीर में लाए थे। हालांकि ये बदलाव छोटे थे, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये बड़े बदलावों में बदल सकते थे। ये सोचकर काई यांग ठीक हो गया और जल्द ही शहर की ओर चल पड़ा। इधर उधर देखते हुए वह गली के बाईं ओर गया। वह एक चावल की दुकान पर जा रहा था। दुकान बड़ी नहीं थी और मालिक का उपनाम ही था, और वह एक स्थानीय निवासी था। वह सभी ग्राहकों के साथ एक जैसा व्यवहार करता था। यही एक वजह थी कि काई यांग उससे सामान खरीदता था। इतनी छोटी दुकान हर जगह मिल सकती थी। ब्लैक प्लम विलेज में इतनी चहल पहल इसलिए थी क्योंकि आसपास के इलाके में उनके अलावा न सिर्फ स्काई टावर स्कूल था, बल्कि विंडी रेन सैक भी था। दोनों के बीच के रिश्ते को बुरा नहीं माना जा सकता था। बाकी छोटे स्कूल इन दो मुख्य संप्रदायों की बराबरी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास अपनी जमीन भी नहीं थी। इन दो मुख्य संप्रदायों की वजह से ही गांव में तरह तरह के हथियार बेचे जा सकते थे और तरह तरह के सामानों से भरा इतना चहल पहल भरा माहौल बना रहता था। बिल्कुल हान राजवंश की राजधानी जैसा माहौल। कुछ देर घूमने के बाद काई यांग अनजाने में एक गली से गुजर गया जहां कुछ लोग इकट्ठे थे। उसे नहीं पता था कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन वे काफी संदिग्ध थे और काई यांग को बेहद बुरी नजर से देख रहे थे। हल्के से हंसते हुए उसने बस इस सिद्धांत का पालन किया कि अगर वे मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो मैं भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसने बस उनकी उपेक्षा की। लेकिन उन तीनों में से एक ऐसा भी था जिसने काई यांग जैसे ही कपड़े पहने थे। काई यांग ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि वे स्काई टावर के पास स्थित ब्लैक प्लम विलेज में थे, इसलिए दूसरे शिष्यों का विलेज में आना आम बात थी। कुछ देर पहले काई यांग चावल के लिए लगी लाइन में पहुंचे। लाइन काफी लंबी थी, 2 स्टॉल जितनी। व्यापार काफी फल फूल रहा था, लेकिन सिर्फ एक वेटर ही चावल परोसने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। बॉस काउंटर पर एक एबेकस पर पैसों का हिसाब लगा रहा था, जबकि पत्नी मेहमानों का अभिवादन कर रही थी। जैसे जैसे ज्यादा लोग ऑर्डर कर रहे थे, लाइन धीरे धीरे छोटी होती गई और काई यांग भी लाइन में शामिल हो गए। मैडम, काई यांग चिल्लाई। एक 40 साल की दिखने वाली महिला ने ऊपर देखा कि वह कौन है। जब उन्होंने देखा कि यह काई यांग है तो वह अचानक मुस्कुराई और बोली, आह नौजवान, तुम फिर से चावल खरीदने आए हो। हाँ। वह काउंटर के सामने गए और काउंटर के पीछे एक थैला दिखाते हुए कहा, मुझे एक थैला दे दो कृपया। जब महिला बैग को डोरी से बांध रही थी तो उसने कहा, युवक, तुम महीने में सिर्फ एक बैग खरीदते हो, क्या ये तुम्हारे लिए काफी है? काई यांग ने जवाब दिया, काफी है। तुम झूठ बोल रहे हो। महिला ने काई यांग को देखते हुए जवाब दिया, अपनी तरफ देखो, कितने पतले हाथ और पैर हैं। अगर तुम ठीक से खा रहे हो तो इन पतले हाथों और पैरों का क्या मतलब है? यांग काई शर्म से मुस्कुराया, मैं भी शिकार करने पहाड़ों पर जाता हूँ, इसलिए सिर्फ एक बैग होने पर भी मुझे भूख नहीं लगेगी। जब मालिक बिल का हिसाब लगाने में लगा था तो उसने उससे फुसफुसाकर कहा, जाओ पीछे से पुराने चावल ले आओ और इस बच्चे को दे दो। हम मालिक की बात मानेंगे। मैडम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये कैसे सही है? तुम भी यहाँ अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे हो, यांग काई ने जोर से कहा। महिला ने तुरंत मुंह बिचकाते हुए कहा, पुराने चावल का क्या फायदा? इसे ऐसे ही छोड़ देने से कीड़ों को पनपने की जगह मिल जाएगी। वैसे भी लोग इसे खाएंगे नहीं। लेकिन मालिक ने कहा कि इस चावल में अभी भी कुछ पोषक तत्व हैं, हालांकि कम। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आती हूँ। ये कहते हुए वह पिछले कमरे की ओर चल पड़ी। काई यांग का दिल भर आया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे।
जब भी वह चावल खरीदने आता, मालिक और उसकी पत्नी उसे और चावल देने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढते। वे कहते हैं कि पुराने चावल वगैरह में कीड़े लग जाएंगे, लेकिन असल में वे उसे हमेशा अच्छा चावल देते थे, पुराना चावल नहीं। उनकी उदारता ने काई यांग को इस उदास दुनिया में उम्मीद दी। शुक्रिया अंकल हे। यांग काय की आवाज में थोड़ी कांपहट थी। बॉस मुस्कुराया और ऊपर देखा। अकेले रहते हो क्या? तुम्हें घर की परेशानियां नहीं होती? आगे से जब भी भूख लगे हमारी दुकान पर आ जाना। हमारे पास ज्यादा चावल तो नहीं होंगे, पर तुम्हारे खाने के लिए हमारे पास काफी चावल तो होंगे ही। ठीक है। यांग काय ने सिर हिलाया। इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। कुछ ही देर में दो उत्साही लोग चावल की दुकान पर आए और कुछ लोगों को, जो खाना ऑर्डर करने के लिए लाइन में खड़े थे, लात मारकर दुकान के सामने से दूर कर दिया। आह! दूसरा छोटा भाई गिर पड़ा, अपने नितंबों पर गिरा और पलट गया। यह एक बड़ी समस्या थी क्योंकि जमीन पर गिरने के बाद वह फिर उठ नहीं सका। क्यों? बॉस ने उन लोगों को पुकारा जिन्होंने छोटे भाई को लात मारी थी और काउंटर के पीछे से भागकर उन दो आदमियों की ओर बढ़ा। काय यांग ने जल्दी से दूसरे छोटे भाई को उठाया और उन दो दुष्ट चेहरों वाले आदमियों को घूरते हुए। उनमें से एक आदमी, जो पीला और दुबला पतला लग रहा था, अपना पेट पकड़े हुए था, जबकि दूसरा भालू जैसा शरीर वाला पीले भाई को सहारा दे रहा था। इन्हीं दोनों ने दूसरे भाई को लात मारी थी। यहाँ का मालिक कौन है? उस आदमी ने लोगों से चिल्लाकर पूछा। मैं हूँ। मालिक ने झट से जवाब दिया। वह तो एक साधारण व्यापारी था, फिर भी जिन दो आदमियों ने उसे बुलाया था, उनके चेहरे कितने भयंकर थे। उनकी कमर पर तलवारें और उनके भयंकर चेहरे बता रहे थे कि उन्हें आसानी से नहीं छेड़ा जा सकता। मालिक को आश्चर्य हुआ कि आखिर हुआ क्या था। अच्छा, तो तुम हो काले दिल वाले मालिक। तुमने मेरे भाई को जहरीला चावल बेचने की भी हिम्मत की। उसे देखो। पहले वह एक ताकतवर आदमी था, लेकिन तुम्हारे चावल खाने के बाद वह इतना बीमार हो गया। आमतौर पर वह भालू जितना ताकतवर होता है, लेकिन अब वह मुश्किल से खड़ा हो पाता है। तुम काले दिल वाले सिर्फ पैसों की चिंता करते हो और जान लेने पर उतारू हो। उस आदमी के इस गुस्से पर बॉस ही ने चिंता से हकलाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? उस आदमी ने फिर कहा, मुझे कैसे पता? आज सुबह मेरे भाई ने आपसे चावल खरीदे थे और चावल का दलिया बनाया था। फिर आपसे खरीदे चावल खाने के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई। मैं खुशकिस्मत था कि मैंने कुछ नहीं खाया, वरना मैं भी उसकी तरह हो जाता। बॉस ही के माथे पर पसीना आ गया। उसने अपनी आस्तीनें उठाई और माथा पोंछते हुए कहा, आदरणीय ग्राहक, मुझे डर है कि कोई गलतफहमी हो सकती है। गलतफहमी? अपनी माँ को गलतफहमी? अगर यह आपके चावल नहीं थे, तो उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? हान आदमी दहाड़ा। TLN हान लोग चीन के अंदर एक प्रकार की जातीयता थे। काय यांग बैठ गया और स्थिति पर विचार करने लगा, जबकि सबकी नजरें हंगामे पर टिकी थी। बॉस ही बहुत अच्छे इंसान है। काय यांग को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति ने उसे चावल दिया था, उसने उसमें जहर मिला दिया होगा। बॉस ही के मन में काय यांग के लिए काला दिल होना तो नामुमकिन है। एक काले दिल वाला व्यापारी इतना मूर्ख नहीं होगा कि अपने ही चावल में जहर मिला दे। अगर यह जानकारी फैल गई तो वह भविष्य में व्यापार कैसे करेगा? कौन उसके चावल खरीदने आने की हिम्मत करेगा? दोनों आदमियों के घटिया बहाने वाकई असहनीय थे और वे सोच भी नहीं सकते थे कि यह कुछ और है। इसलिए ये दोनों निश्चित रूप से दूसरों को बर्बाद करने के लिए यहाँ है। लेकिन ये चाल थोड़ी ज्यादा ही दुष्ट थी, क्योंकि उनका इशारा ये था कि बॉस को पैसे कमाने के लिए किसी की मौत की जरूरत है। हालांकि काय यांग का शरीर कमजोर था, फिर भी वह एक साधक था। और इन पिछले वर्षों में उसने अनगिनत तरह के लोगों को देखा था, इसलिए उसे लगा कि वह बॉस ही का सही सही आकलन कर सकता है। वह आदमी भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसका वह बहुत बड़ा ऋणी था, और जब काय यांग ने यह देखा तो उसका चेहरा उतर गया। वह खड़ा हुआ और बोला, ये दोनों क्या? उनमें से एक आदमी ने उसे घूरा। उसका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। काय यांग कुछ नहीं बोला, लेकिन बॉस ही तुरंत उसके सामने आ गया। उसने काय यांग को रुकने के लिए धीरे से अपना सिर हिलाया। आंसू बॉस ही, आप बहुत दयालु हैं। अंकल ही। काय यांग स्तब्ध रह गया। दिवालियापन में भी दुर्भाग्य से बचे। बॉस ही फुसफुसाया। काय यांग ने बस बेबसी से आह भरी। बॉस के ऐसा कहने से पता चलता था कि वह जानता था कि दोनों हान आदमी क्या कह रहे थे। लेकिन व्यापार करने के लिए एक अच्छा नाम होना जरूरी है। पहले हुए हंगामे ने पहले ही काफी ध्यान आकर्षित कर लिया था। अगर यह जारी रहा तो चावल की दुकान की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी।
भले ही कोई जानता हो कि उन्होंने जो कहा वह झूठ है, फिर भी कोई उनकी बात मान सकता था और जल्दी से उम्मीद कर सकता था कि बहुत ज्यादा नुकसान होने से पहले इस उपद्रव को खत्म कर देगा। हताश होकर बॉसी ने उस आदमी का सामना किया, तुम्हारे भाई की बीमारी के बारे में मैं कह सकता हूं कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। दोनों आदमियों ने ये सुनकर गुस्से से चिल्लाया, अगर इसका कोई लेना देना नहीं भी है तो भी मैं इस चावल की दुकान पर आ ही गया हूं। अगर मैं सच नहीं बताता तो मेरे भाई की तकलीफ बेकार जाएगी। उसे तुरंत डॉक्टर के पास भेज देना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर तुम इलाज का खर्च उठाने को तैयार हो तो हम इस विषय को छोड़ देते हैं। इस बयान के बाद ये साफ हो गया कि दुर्भाग्य से बचने के लिए तुम्हें सचमुच दिवालिया होना पड़ेगा। अगर लोग सचमुच पैसे ऐंठना चाहते हैं तो वे इसे कुछ समय के लिए ही करेंगे। इन दोनों आदमियों की मांगें बहुत ही अदूरदर्शी थीं। अगर बॉस ही उन्हें अभी पैसे देने के लिए राजी हो जाते तो भी उनके चावल की दुकान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता, क्योंकि कोई भी चीज पक्की नहीं होती और उसके जहरीले चावल बेचने की खबर फैल जाती। इससे काई यांग को पता चल गया कि या तो उन आदमियों को बॉस ही से और पैसे ऐंठने में कोई दिलचस्पी नहीं थी या फिर उनका कोई और मकसद था। किसने सोचा होगा कि इन दोनों हान पुरुषों का समझौता करने का इरादा नहीं था। तुम काले दिल वाले मालिक, हम दोनों भाइयों को क्या समझते हो कि तुम हमारा इतना खुलकर शोषण कर रहे हो। हम दोनों भाई सचमुच बदकिस्मत थे कि हमने तुमसे जहरीले चावल खरीदे। तुम्हारा अपराधबोध कहाँ है? ये बात काई यांग को बहुत गहराई से चुभ गई। वह बैठे बैठे अपने होंठ सिकोड़ रहा था, सोच रहा था कि क्या वे नेकदिल हैं और साफ विवेक के साथ जिंदगी जी रहे हैं। मालिक, वह भी स्तब्ध था। क्या क्या ये दोनों आदमी यहाँ पैसे ऐंठने नहीं आए थे? स्तब्ध और असमंजस में कि क्या करें, और भी लोग इकट्ठा होने लगे थे। काई यांग की उम्र का एक सुंदर लड़का भी वहां आ गया था। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह काई यांग से कहीं बेहतर हालत में है। वह युवक लापरवाही से उन आदमियों के पास गया और दिलचस्पी से उनके चारों ओर चक्कर लगाया। ऐसा करते हुए वह लगातार अपनी जीभ चटकाता रहा। हो सकता है दूसरों ने ध्यान न दिया हो, लेकिन एक नजर में काई यांग ने पहचान लिया कि वे तीनों वही लोग हैं जिन्हें उसने पहले गली में देखा था। भीड़ बस उस लड़के को देखती रह गई जो अभी अभी आया था। क्या ये तीनों आदमी साथ नहीं थे? काई यांग को हवा में किसी बुरी साजिश का आभास हो गया। अचानक स्काई टावर का शिष्य भीड़ की ओर चला गया और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। उसका चेहरा धीरे धीरे उपहास और अहंकार में बदल गया। लेकिन दोनों हान पुरुषों का मजाक उड़ाना आसान नहीं था और उन्होंने अपने चेहरे पर झुर्रियां डाल ली। तुम छोटे बदमाश, गोल गोल घूमते घूमते इस चाचा को चक्कर आ गया है। क्या तुम भी ऐसे ही बनना चाहते हो? वह युवक बस हंसा। दोनों पुरुषों के सामने खड़े होकर जहर वाले आदमी को देखते हुए उसने कहा, तुम्हारा चेहरा बहुत पीला पड़ गया है। लगता है तुम्हें जहर देना कोई साधारण बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसने क्रूरता से जवाब दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं डॉक्टर के पास जाने के बजाय यहाँ और अपने भाई के साथ क्यों होता? हम यहाँ इस बॉस के काले दिल और उसके असली चेहरे को दिखाने आए हैं। उम्मीद है कि कोई भी फिर कभी उसकी दुकान से खरीदारी न करे और हमारी तरह तकलीफ न उठाए। इससे बॉस का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इन दोनों पुरुषों का मकसद क्या था। अगर वे पैसे ऐंठने की बात करते तो वह समझ जाता, लेकिन उनके इरादे बहुत ही पेचीदा और स्पष्ट थे। जब वह इस बारे में सोच ही रहा था, काई यांग ने धीरे से पूछा, अंकल हे, क्या आपने इस दौरान किसी को नाराज किया? गहराई से सोचते हुए बॉस हे ने दुखी होकर कहा, किसी को नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी चावल की दुकान ने किसी को पैसा कमाने से रोका हो? काई यांग भले ही युवा था, उसने बहुत कुछ अनुभव किया था, इसलिए ये सोचना असंभव नहीं था। ये तो बस गुजारा करने के लिए एक मामूली काम है, मैं दूसरों को उनकी कमाई से कैसे रोक सकता हूँ? अब यह अजीब था। जमीन पर घूरते हुए काई यांग ने गहराई से सोचा, लेकिन फिर भी उलझन में था। तभी स्काई टावर के शिष्य ने उपहास किया और उन दोनों आदमियों से एक सवाल पूछा। वे चिल्लाए, देखो चालबाजी। चिल्लाते हुए उस आदमी ने एक चाल चली, जहरीले सेब का काला दिल खोलने की। TLN, असली रंग दिखाने के लिए कहावत। यह देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए, क्योंकि सुबह काफी सुस्त थी। हान आदमी बेतहाशा उछल कूद कर रहा था, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। उछलते कूदते वह जहरीले सच को उजागर करने के लिए आगे बढ़ा। इस तरह हिलते डुलते उसका कभी पीला पड़ा चेहरा लाल और गुलाबी हो गया। इससे भीड़ अचंभित रह गई। जाहिर है वे इस अचानक बदलाव से स्तब्ध थे। जहर दिया गया। उन दोनों हान आदमियों को देखते हुए उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, कितना हुनर।
मैं उनका सम्मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ। दोनों आदमी पीले पड़ गए। न सिर्फ गिरा हुआ आदमी सफेद नहीं हुआ, बल्कि ऐसा भी लग रहा था जैसे उसे जहर दिया ही न गया हो। आसपास के लोग भी हूटिंग करने लगे। वे बेवकूफ नहीं थे, वे हालात को कैसे नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि इन आदमियों के क्या इरादे थे, लेकिन बॉस हीज राइस टेंट को बदनाम करना शर्मनाक था। शुक्र है, स्काई टावर के उस शिष्य ने सच्चाई उजागर कर दी थी। ज्यादा से ज्यादा लोग उन आदमियों से नफरत करने लगे थे और उस युवक की तारीफ करने लगे थे। इस युवक को पसंद करना स्वाभाविक था और इस घटना के साथ उसकी प्रतिष्ठा आसमान छू गई। काय यांग ने चुपके से अपने शक की पुष्टि की कि वे सब नाटक कर रहे थे। वे एक सम्माननीय शूरवीर का नाटक कर रहे थे जो बेईमानी का पर्दाफाश कर रहा था और प्रतिष्ठा पाने के लिए कमजोरों की रक्षा कर रहा था। अगर उसने उन्हें पहले गली में साथ नहीं देखा होता तो उसे डर था कि वह भी उन पर यकीन कर लेता। लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत क्यों की? दोनों हान पुरुष अब और आरोप नहीं लगा सके। उस युवक को घूरते हुए उन्होंने पूछा, बच्चा तू कौन होता है मेरे भाई के मामलों में दखल देने वाला? वह शालीनता से मुड़ा और अहंकार से जवाब दिया, मैं स्काई टावर का सूम्यू हूं। ये शब्द सुनकर उनमें से एक आदमी डर गया। कोई आश्चर्य नहीं, तुम स्काई टावर के अनुयायी हो। यहाँ एक अजगर है। आज इन दोनों भाइयों ने हार मान ली है। अगर किस्मत ने चाहा तो मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। ये वाक्य पहले से ही योजनाबद्ध लग रहा था, जिससे काय यांग हंस पड़े। सू मुंह बस ठंडी हंसी, सुरक्षित निकल जाओ क्योंकि मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगा। ऐसी स्थिति में, और अगर यह सचमुच कोई दुर्घटना नहीं थी जैसा कि काय यांग ने अनुमान लगाया था, तो दोनों आदमी चले जाएंगे और सू मुंह दर्शकों की प्रशंसा बटोरेगा, खासकर बॉस ही की। लेकिन काय यांग नहीं चाहता था कि बॉस ही मूर्ख बने। उन दोनों आदमियों के जाने से पहले उसने जल्दी से कहा, तुम उन्हें जाने नहीं दे सकते, वे बहुत ही नीच हैं। आज का शिकार ही का चावल का ठेला था, लेकिन अगर हम उन्हें सबक नहीं सिखाएंगे तो वे लियोशी की कपड़ों की दुकान या जियांगशी की किराने की दुकान को निशाना बना सकते हैं। यह सुनकर ज्यादातर लोग ये समझ गए कि उसकी बात सही थी। वे इन नीच बदमाशों को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते थे? अगर आज उन्हें जाने दिया गया तो कल वे किसी और दुकान को निशाना बनाकर उसे बर्बाद कर सकते हैं। अगर बात ऐसी ही रही तो शायद वे बॉस ही जितने भाग्यशाली न हो। ये सोचकर लोगों ने दोनों हान पुरुषों के सामने का रास्ता रोकना शुरू कर दिया। अपनी जगह से काय यांग सूम्यू की आंखों में घबराहट साफ देख सकता था। इससे सूम्यू आवाज के स्रोत काय यांग तक पहुंच गया। दोनों पुरुषों ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से अपने हाव भाव ठीक कर लिए। हंसते हुए काय यांग ने कहा, साथी शिष्य, एक कहावत है, अच्छे लोग अंत तक साथ निभाते हैं। जैसे बुद्ध पश्चिम गए थे, वैसे ही तुम और मैं इन दोनों अपराधियों को क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेते? TLN कहते हुए उसे अपना काम पूरा करना चाहिए। और बुद्ध का संदर्भ भी इसी से है। आप लोगों को इसे जरूर आजमाना चाहिए। चीनी लोककथा। काय यांग का दुबला पतला शरीर देखकर सूम्यू झुंझलाहट से फूट पड़ा, तुम्हारा साथी शिष्य कौन है? काय यांग ने उत्तर दिया, मैं भी स्काई टावर का शिष्य हूं। मैंने 3 साल पहले मुख्य द्वार में प्रवेश किया था। यह सुनकर सूम्यू अवाक रह गया क्योंकि वह वास्तव में एक साथी शिष्य था। अब बिना किसी और बात के काय यांग आगे आया और बोला, पूरे देश में विवेकशील होना जरूरी है, साथ ही शिष्ट भी होना चाहिए। इसलिए भाई, तुम सिर्फ मुझे ही इसका फायदा नहीं उठाने दोगे। आओ हम दोनों इन दो काय आदमियों को गिरफ्तार करें और बॉस हे को न्याय दिलाने में मदद करें, साथ ही ब्लैक प्लम विलेज की भी मदद करें। इस कथन पर आसपास के लोग तालियां बजाने लगे। इससे सूम्यू चिंता से भर गया क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह अनजान भाई उसे किसी समुद्री डाकू के जहाज पर घसीट रहा हो। वह भागना भी चाहता था लेकिन भाग नहीं सका। वे दोनों आदमी भी लगातार सूम्यू की तरफ देख रहे थे, मार्गदर्शन, मदद, सहायता की तलाश में। उन्हें देखकर सूम्यू उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। भाई चलो, सूम्यू का कंधा खींचते हुए काय यांग दौड़कर उसके पास पहुंचा। यह क्या है? सूम्यू की आंखों में आंसू थे, सोच रहा था कि यह भाई कहां से आ गया। इसने तो मेरी सारी योजनाएं ही चौपट कर दी। लेकिन बात यहां तक पहुंच चुकी थी, इसलिए सूम्यू ही आगे बढ़ सकता था। जब वह उन्हें पकड़ने की तैयारी कर रहा था तो वह उन्हें भागने का मौका ढूंढने का इशारा भी कर रहा था। दोनों आदमियों ने सिर हिलाया, लेकिन काय यांग ने यह बातचीत देखी और अंदाजा लगा लिया कि वे क्या कर रहे हैं। उसे डर था कि बॉस हे को धोखा दिया जाएगा, इसलिए उसने अतिरिक्त सावधानी बरती और चिल्लाया, दोस्तों, साथी मालिकों, यूं ही देखते मत रहो।
आओ हम दोनों भाइयों की मदद करो। ये सुनकर बॉस हे भी मदद के लिए आगे आए। चावल की दुकान के बच्चे भी उनके हाथों में खाली थैले लिए हुए उनके साथ शामिल हो गए। बॉस हे को पहले भी इन दोनों आदमियों ने गालियां दी थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे बदला लेना चाहते थे। बॉस ही का अभिनय देखकर भीड़ देखती ही रह गई और उन दोनों को कैद करने के लिए उन पर टूट पड़ी। पहले तो दोनों आदमी चिंतित नहीं थे, लेकिन ये दृश्य देखकर उनके चेहरे पीले पड़ गए। इसलिए वे जल्दी से चिल्लाए, चेहरे पर मत मारो। अपना चेहरा बचाते हुए वे जमीन पर सिमट गए। टीएल, उफ उफ, तुम मर्द हो और कहते हो चेहरे पर मत मारो, कितना भयानक। ईडी, यही तो उनकी कमाई का जरिया है। अगर उन्हें पीटा जाएगा तो वे अभिनेता कैसे बन पाएंगे। तुम पर कोई रहम नहीं। धमाका 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 धमाका, पिटाई की आवाज गूंज उठी। हालांकि इस गली के व्यवसाय आम लोगों द्वारा चलाए जा रहे थे, फिर भी उन्होंने एक जबरदस्त जुझारूपन दिखाया जिससे दूसरे लोग दंग रह गए। ये व्यापारी कमोबेश पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे और आमतौर पर दूसरों की नजरों से ओझल रहते थे। और अब जब उन्हें अपना तनाव दूर करने का मौका मिला तो वे कैसे नर्म पड़ सकते थे। ये बात खास तौर पर हे राइस स्टैंड के वेटर के लिए सच थी। हाथों में चिथड़े के थैले लिए वह उन आदमियों पर बेरहमी से टूट पड़ा। और तो और इतने सारे लोगों द्वारा इन आदमियों को पीटने के कारण वे पहचान ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें कौन मार रहा है। इसलिए इन लोगों को नतीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। संख्या में शक्ति होती है। काय यांग ने बस मदद मांगी, लेकिन इससे पहले कि वह उंगली उठा पाता, इन व्यापारियों ने उसे एक तरफ धकेल दिया। थोड़ी देर बाद पिटाई धीरे धीरे बंद हो गई और आप देख सकते थे कि दोनों आदमी जमीन पर पड़े थे और उनके शरीर पर चोटें थीं। चिथड़े का थैला भी गायब हो गया था। उन आदमियों को देखकर सू मू का दिल दर्द से चीख उठा और उसके पैर में ऐंठन होने लगी। क्योंकि उन आदमियों को बुरी तरह पीटा गया था और उनके चेहरे इतने सूजे हुए थे कि उनकी माएं भी उन्हें पहचान नहीं पाएंगी। संपादक, उनके चेहरों पर कोई दया नहीं, भीड़ का रवैया भी तुम्हारे जैसा ही है, कितना कठोर। टीएल, अरे बस कह रहा था। यह स्थिति सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उन आदमियों में अपनी रक्षा करने की पर्याप्त ताकत नहीं थी। हालांकि उनके पास तलवारें थीं, लेकिन कोई देख सकता था कि वे सिर्फ सजावट के लिए थीं। अगर वे उनका इस्तेमाल कर पाते तो क्या वे इन हमलों को झेल पाते। दूसरी ओर विशेषज्ञ इतने नीच काम करने के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं। अब हालांकि पिटाई खत्म हो गई थी, व्यापारी वही रहे। अपने भयानक चेहरों और डर से भरे दिलों वाले दो हान पुरुषों ने कमजोरी से पुकारा, सू। उनके हाथ कांप रहे थे। दुर्भाग्य से सू मू के हाव भाव बदल गए और वह जोर से चिल्लाया, क्या सू, तुम चाहते हो कि यह युवा स्वामी तुम्हें चिपचिपी हड्डियां दे। टीएलएन, क्योंकि उसका नाम सू है, उसके नाम के अर्थ के साथ एक शब्द क्रीड़ा। यह देखकर काय यांग मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों कमीने। मुझे नहीं पता कि तुमने और कितनों को फंसाया है, लेकिन यह बेहद घिनौना है। उसके शब्द अतिशयोक्तिपूर्ण थे, लेकिन वहां मौजूद व्यापारियों को यह बात सच लग रही थी। वह वेटर, जिसने पहले चिथड़े का थैला पकड़ा था, थूका, पेई, तुम घटिया इंसान हो। तुमने इस चावल की दुकान पर सचमुच घमंड से काम लिया। वेटर अपनी भड़ास निकालता रहा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि काय यांग अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। सही कहा। ऐसे लोगों को तो सचमुच मर जाना चाहिए। साथी शिष्य, तुम और मैं एक एक को क्यों नहीं मार देते। इससे उन्हें फिर से कानून तोड़ना सीख जाएगा और साथ ही सबका भला भी होगा। ये बात सुनकर जमीन पर पड़े दोनों लोगों के पसीने छूटने लगे और वे डर गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह कमजोर लड़का इतना निर्दयी होगा। सू मू बस उसे घूरता रहा, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वह मजाक कर रहा है या नहीं। लेकिन काय यांग के चेहरे पर जरा भी आभास नहीं था कि यह मजाक था। सच कहूं तो, हालांकि उन लोगों ने जो किया वह कायरतापूर्ण था, लेकिन वह इतना गंभीर नहीं था कि उसके लिए जान दी जाए। निस्संदेह काय यांग की सजा थोड़ी ज्यादा ही क्रूर थी। सू मू बस इतना ही पूछ पाया, भाई, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? है ना? ज्यादा। काय यांग ने बस अपना सिर हिलाया। अगर आज उनका छोटा सा झूठ कामयाब हो जाता, तो बॉस ही की जिंदगी बर्बाद हो जाती। वह अपनी जीविका कैसे चला पाता? यह तो लोगों को हद से ज्यादा धकेलना है, तो यह ज्यादा कैसे हो गया? तुम्हें पता है, हर इंसान के हर काम का एक नतीजा होता है। पहले जब उन व्यापारियों ने काय यांग की बातें सुनी तो उन्होंने भी यही सोचा था। लेकिन उसका तर्क सुनकर वे उसके शब्दों के पीछे का अर्थ समझ गए और दुविधा में पड़ गए। लेकिन आखिरी फैसला उनका नहीं था, इसलिए वे किनारे पर ही खड़े रहे। लेकिन जब बॉसी कुछ कहना चाहते थे, तो काय यांग की नजर ने उन्हें रोक दिया।
यह है, ऐसा जरूर हो सकता है, लेकिन हम यूं ही लोगों को नहीं मार सकते। अब सुमियो सचमुच चिंतित हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके सामने खड़ा ये शिष्य इतना निर्दयी और निर्दयी होगा। उसने पहले तो इसकी अच्छी योजना बनाई थी। पहले वे दोनों बॉस ही को बदनाम करेंगे और फिर वह जाकर उन्हें रोकेगा, बॉस ही को बचाएगा। फिर वे भाग जाएंगे और बॉस से आभार प्राप्त करेगा। इस तरह उसका लक्ष्य पूरा होगा। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि इतना क्रूर शिष्य प्रकट होगा, इतनी आसानी से उन्हें मारने का फैसला कर लेगा। यह कतई अच्छा नहीं था। सुमियो देख सकता था कि वे दोनों उससे उन्हें बचाने की विनती कर रहे थे। उन निगाहों में धमकियों के संकेत थे। सुमियो उनका मतलब कैसे नहीं समझ सकता था। यह ऐसा था जैसे किसी टिड्डे के शरीर से बंधा हो। अगर हमारा दुखद अंत होना है तो तुम बिना चोट खाए नहीं बचोगे। यही उनका मतलब था। उसी समय काय यांग ने कहा, भाई और कोई रास्ता नहीं है। मेरे अनुभव से हत्या करना एक स्वाभाविक बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने पहले कभी हत्या नहीं की हो? या तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो, इसलिए तुम हत्या नहीं करना चाहते? ये कहते ही सुमियो का दिल धड़क उठा। पलटकर काय यांग की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? उसने ठंडे चेहरे से पूछा और सोचा कि क्या काय यांग ने उसकी असलियत समझ ली है या नहीं। उसने तो कोई सुराग नहीं बताया था, तो उसे कैसे पता? उसे यह नहीं पता था कि काय यांग को उसकी योजना का पता सिर्फ इत्तेफाक से चला था। अगर नहीं तो वह भी बेवकूफ बन जाता। बॉस ही होशियार भी था। उसने काय यांग की बातों में छिपे अर्थ को समझ लिया और सुमियो से पूछा, छोटे भाई, तुम कौन सी धुन गा रहे हो? TLN चीनी भाषा में तुम क्या कर रहे हो, योजना बना रहे हो का उच्चारण। काय यांग ने सुमियो के असली चेहरे का एक हिस्सा उजागर कर दिया था। बॉस ही कैसे नहीं देख सकते थे? काय यांग ने बस अपना सिर हिलाया। उसने किसी खास बात की ओर इशारा नहीं किया, बस सुमियो को घूरता रहा। भाई, मुझे लगता है कि तुम एक साहसी व्यक्ति हो, लेकिन तुम हिचकिचा रहे हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे और गांव वालों के साथ हूं। तो तुम्हें किस बात का डर है? मुझे किस बात का डर है? सुमियो जोर से हंसा, मानो खुद को दिलासा देते हुए। उसने कहा, मुझे किस बात का डर है? क्या यह सिर्फ किसी की हत्या नहीं है, जिसने पहले किसी की हत्या न की हो? ऐसा लग रहा था जैसे वह काय यांग के सामने यह मानने को तैयार नहीं था कि उसने पहले किसी की हत्या नहीं की है। आखिरकार उस व्यक्ति के स्वभाव ने उसे चौंका दिया। सुमियो ने चुनौती से पीछे हटने का नाम नहीं लिया था। फिर सुमियो ने जमीन पर पड़े आदमियों की ओर एक ठंडी, निर्दयी नजर डाली। उस युवक की आंखों में देखते हुए उन दोनों आदमियों को पता चल गया कि उनका अंत हो चुका है। इस बार उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। भाई, चलो करते हैं। काय यांग आग में घी डालता रहा। गहरी सांस लेते हुए सुमियो ने धीरे से सिर हिलाया। यह देखकर दोनों पुरुषों को तुरंत एहसास हो गया कि उनका अंत निकट है। तो वे बिना कुछ किए कैसे टिक सकते थे? उछलकर उन्होंने सुमियो की ओर इशारा किया और कहा, सुमियो, तुम विश्वासघाती कमीने। तुमने हम भाइयों से एक एहसान मांगा था, बॉस हे के पद को बदनाम करने के लिए, ताकि तुम बचाव में आ सको और हीरो बन सको। लेकिन तुम हमें कैसे चुकाओगे? न केवल हमें सुअरों की तरह पीटा जा रहा है, बल्कि अब हमें तुम्हारे अपराधों के लिए मरना भी पड़ेगा। तुम सच में कूड़े के ढेर हो। तुम झूठ बोल रहे हो। अपनी योजना का खुलासा सुनकर सुमियो आग बबूला हो गया। मानो उनकी चोटों का उन पर कोई असर ही न हुआ हो। वे लोग बस हंसी मजाक कर रहे थे और बड़ा आदमी जोर से चिल्लाकर सबको बता रहा था, सब लोग, छोटे बड़े, आज मैं और मेरा भाई बाहर आए और तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। लेकिन ये सब सुमियो के इशारे पर हुआ था। उसे बॉस हे की बेटी पसंद आ गई थी, लेकिन अफसोस कि उसने उसे ठुकरा दिया। इसलिए उसने उसे पाने की योजना बनाई। जब यह बात सामने आई तो देखने वालों के दिमाग में कुछ कौंध गया। कई लोग अविश्वास भरी आंखों से सुमियो को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। तो बस यही था। काय यांग को तसल्ली हुई कि उसने सही अनुमान लगाया था। सुमियो का असल में कोई छिपा हुआ मकसद था। हालांकि उसने सोचा था कि यह मुनाफे या प्रतिष्ठा से जुड़ा कुछ है। उसने यह नहीं सोचा था कि यह असल में उसकी अपनी यौन इच्छाओं के लिए था। वह बॉस की बेटी से भी मिला था। हालांकि वह बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, फिर भी वह कला का एक नमूना थी। आकर्षक शरीर, नाजुक चेहरे, छरहरी काया और सिर्फ 14 साल की उम्र में पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की। इतनी छोटी लड़की बदकिस्मती से सुमियो की नजर में आ गई थी, जिससे इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। क्या बकवास है। सुमियो का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था, सच्चाई को नकारने की कोशिश कर रहा था।
वह आदमी व्यंग्यात्मक लहजे में कहता रहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। भले ही हम दोनों भाइयों में अपनी अपनी कमियां हो और हम कुछ आपराधिक कृत्य करते हो, बॉस एक की निंदा करते हो और उनके चावल में जहर मिलाते हो, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि दूसरों की आजीविका को नुकसान पहुंचाना अपनी आजीविका को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। तो मैं कैसे जिंदा रह सकता हूं? सब कुछ इस छोटे से बदमाश ने ही उकसाया था। यह बात बहुत ही सच्ची थी, जिससे सभी हंसने लगे। काय यांग ने समय रहते पूछा, इसके बाद उसने कितना देने का वादा किया था? 52 चांदी, उस आदमी ने जवाब दिया। 52, ये बहुत है। काय यांग ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। इस मजाक के दौरान बॉस से ध्यान से सुन रहे थे। इससे उसे स्थिति पूरी तरह समझ आ गई और वह सुमियू की ओर मुड़कर गुस्से से बोला, तुम नीच इंसान हो। तुमने मेरी बेटी को पाने के लिए ऐसे गंदे हथकंडे अपनाने की हिम्मत की। शुक्र है कि उसकी आंखें हैं और उसने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। आह, स्काई टावर का इतना पतित शिष्य कैसे हो सकता है? तुम अपने स्कूल का नाम खराब कर रहे हो। तुम घमंडी और स्वार्थी हो और तुम्हारा चरित्र भाई यांग से बिल्कुल उलट है। मुझे तुम्हारे माता पिता पर शर्म आती है। आसपास के व्यापारी भी सुमियू के इस घिनौने कृत्य के प्रति और भी घृणा करने लगे। सुमियू का चेहरा लाल हो गया था, क्योंकि वह जानता था कि अब वह ब्लैक प्लम विलेज वापस नहीं आ सकता। क्योंकि उसका मुखौटा उतर चुका था और उसका असली चेहरा सामने आ गया था। और उसके सारे दुर्भाग्य का कारण उसके सामने था। यह शिष्य, अगर वह न होता तो वह बॉस का दिल जीत लेता और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा लेता। इससे बेटी का प्यार पाना आसान हो जाता। लेकिन सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। न केवल वह कोई प्रतिष्ठा हासिल करने में असफल रहा, बल्कि स्काई टावर का शिष्य होने के नाते जो प्रतिष्ठा उसे पहले मिली थी, वह भी खो बैठा। ऐसी स्थिति में सुमियू ने शांत चेहरा बनाया और काय यांग की ओर मुड़कर पूछा, भाई, मैं तुम्हें क्या कहूं? तुम अनुमान लगाओ। काय यांग ने आंख मारकर जवाब दिया। एक गहरी सांस लेते हुए सुमियू ने कहा, हालांकि तुम अपनी पहचान छिपाना चाहोगे, मैं पता लगा लूंगा। क्योंकि तुम 3 साल से स्कूल में पढ़ रहे हो, फिर भी तुम आधिकारिक शिष्य नहीं हो। इसका मतलब है कि तुम एक ट्रायल शिष्य हो और पूरे स्कूल में तुम जैसे बहुत कम लोग हो। तुम्हें ढूंढना आसान होगा। अपनी बात खत्म करने के बाद वह तुरंत मुड़ा और चला गया। अंत में उसमें थोड़ी ताकत बची। जो लोग उसका रास्ता रोक रहे थे, उसने उन्हें किनारे कर दिया। बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता चला गया। जब वह चला गया तो लोगों को बस 2 हान पुरुषों की याद आई थी। लेकिन वे कहाँ थे? कोई निशान नहीं था, क्योंकि जब काय यांग और सुमियू बहस कर रहे थे तो वे चुपके से भाग गए थे। आखिरकार यह विवाद सुलझ गया। काय यांग संतुष्ट था, क्योंकि उसने धोखे का पर्दाफाश कर दिया था, व्यापारियों की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी और बॉस ही उसका विशेष रूप से आभारी था। उस वेटर ने भी काय यांग को श्रद्धा से देखा। भीड़ के तितर बितर होने के बाद बॉस की पत्नी भी बाहर आई। काय यांग का हाथ थामे, जितना वह उसे देखती उतना ही उसे अपना मानने लगती। इसके विपरीत बॉस ही चिंता से भर गया। नेक भतीजे यांग, आज तुमने सुमियू को नाराज कर दिया। मुझे डर है कि भविष्य में ये तुम्हें लगातार परेशान करेगा। इस घटना के बाद बॉस ही काय यांग से और भी आत्मीयता से बात करने लगा। डर? काय यांग बस मुस्कुराया। मुख्य द्वार के अपने नियम होते हैं, इसलिए अगर वह मुझसे बेइंतहा नफरत भी करे तो भी वह कुछ नहीं कर सकता। फिर भी तुम्हें सावधान रहना होगा भतीजे। अगर इस मामले में तुम्हारी संलिप्तता के कारण तुम्हें कोई दुर्भाग्य झेलना पड़ा, तो मैं, तुम्हारा चाचा होने के नाते, बहुत चिंतित होऊंगा। मैं सावधान रहूंगा, उसने दिलासा दिया। काय यांग हे दंपत्ति की मदद के लिए बेहद आभारी था। उन्होंने उससे रात के खाने के लिए रुकने का भी आग्रह किया। काय यांग पहले तो रुकना चाहता था, लेकिन बॉस की पत्नी ने उसे डराकर भगा दिया। छोटे यांग, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम कहाँ रहते हो? क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? यह देखकर साफ लग रहा था कि बॉस की पत्नी उसकी सास बनना चाहती थी। ये जानकर काय यांग जल्दी से वहां से चला गया। जाते समय उसके हाथ में सफेद चावल का एक थैला था, लेकिन वह 20 चांदी के सिक्कों से मिलने वाले चावल से कहीं ज्यादा था। इसलिए पूरे 1 महीने तक काय यांग को अपने खाने की चिंता नहीं करनी पड़ी। शुरू में काय यांग को चिंता थी कि सुमियू वापस आते समय उस पर घात लगाएगा। सुमियू देखने में जितना मासूम था, अंदर से उतना ही खतरनाक और विश्वासघाती सांप था। यह नामुमकिन नहीं था। हालांकि काय यांग के लौटने पर भी सुमियू प्रकट नहीं हुआ था। उसने ध्यान से सोचा, हमला न करना ही सही फैसला था। हालांकि शिष्यों के बीच द्वंद्वयुद्ध में अक्सर मौत हो जाती थी,
लेकिन मुख्य द्वार दूसरों की बेवजह हत्या की इजाजत नहीं देता था। संक्षेप में, अगर सू म्यू ने स्कूल लौटते समय हमला किया होता तो जब बातें बाहर निकलती तो उसका भी विनाश हो जाता। अगर उसे काई यांग से निपटना होता तो वह उसे चुनौती देने जरूर आता और साथ ही हंगामा भी करता। जहां तक काई यांग की पहचान का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं कि वह उसे ढूंढ ही लेता। स्काई टावर में अगर सू म्यू थोड़ी खोजबीन करता तो स्वाभाविक रूप से उसे अपनी पहचान मिल ही जाती। सू म्यू की असली ताकत काई यांग को पूरी तरह से समझ नहीं आई, लेकिन वह निश्चित रूप से संयमित शरीर के चरम पर था। बस एक ही बात थी कि उसे ठीक से पता नहीं था कि वह किस अवस्था में है। लगता है उसे अपने अभ्यासों पर ज्यादा ध्यान देना होगा, वरना काई यांग सचमुच स्काई टावर में नहीं रह पाता। ये जानकर काई यांग तुरंत अभ्यास करने के लिए अपनी झोपड़ी में लौट आया। इस समय वह संयमित शरीर अभिलेख का अभ्यास नहीं कर पा रहा था, लेकिन वह स्कूल द्वारा दिए गए बुनियादी कौशलों का अभ्यास कर सकता था। ये बुनियादी कौशल संयमित शरीर की नींव स्थापित करने, अपने शरीर से परे आध्यात्मिक उपभोग प्राप्त करने के लिए थे। यही उसका उद्देश्य था। TLN, ये ची की आध्यात्मिक ऊर्जा जैसी चीजों की बात कर रहा है। काई यांग द्वारा शाओलिन कलाओं और लेग विप का पिछला प्रयोग सभी उसके आधारभूत कार्य पर आधारित थे। अगर ऐसा न होता तो इन कौशलों को असली मार्शल आर्ट नहीं माना जा सकता था। इन्हें केवल बुनियादी कौशलों में से एक माना जाएगा जो सभी स्कूलों और परिवारों के लिए जरूरी है। काई यांग की झोपड़ी के बाईं ओर एक लकड़ी की आकृति थी। यह 100 साल पुराने पेड़ से काई यांग ने अभ्यास के लिए बनाई थी। उस पर छोटे छोटे निशान थे, यहां तक कि खून के निशान भी थे। ये सब काई यांग के कई दिनों के कठिन प्रशिक्षण से बने थे। अपनी जगह पर आकर काई यांग ने लकड़ी के आदमी पर वार करना शुरू कर दिया। उसने हर वार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और लकड़ी के आदमी को लगातार पीटता रहा। लकड़ी के आदमी पर वार करते हुए पेंग पेंग की आवाज निकली। हालांकि कुछ वार के बाद उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये उसकी अपनी मुट्ठियां और पैर थे, इसलिए उसे साफ लगा कि वे पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। वार और उससे निकली आवाज से वे सभी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और स्थिर हो गए थे। और समय के साथ उसका हाथ और हड्डियां सुन्न और गर्म होने लगी। इससे साफ जाहिर था कि वह अपनी मेरिडियंस को उत्तेजित कर रहा था, जिससे उसका वातावरण के प्रति लगाव बढ़ रहा था। तपस्वी शरीर के चौथे चरण तक पहुंचने से वायुमंडलीय आत्मीयता का जन्म होता है, आपकी मेरिडियंस का और अधिक विकास होता है और आप ऊर्जा को और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर पाते हैं। यह गर्म एहसास काई यांग की मेरिडियंस का विकास था। काई यांग ने सूर्यास्त तक अभ्यास किया, उसके बाद ही उसने विराम लिया। इतने समय के बाद भी न केवल वह थका हुआ नहीं था, बल्कि ज्यादा जीवन भी महसूस कर रहा था। जब से वह उस सुनहरे कंकाल में विलीन हुआ, उसकी ताकत मानो आसमान छू रही थी। आज 20 मील चलने से भी वह थका नहीं, चावल की बोरी के अतिरिक्त भार के बावजूद भी वह थका नहीं था। जब वह अपने संयमित शरीर का अभ्यास कर रहा होता था, तभी उसे सचमुच दबाव महसूस होता था। उस सुबह के अभ्यास के बारे में सोचकर काई यांग सिहर उठता था। वह दबाव ऐसा था मानो धरती आसमान उसे कुचल रहे हों, भयानक। लेकिन तनाव दबाव के साथ विकास भी आता है। अत्यधिक दबाव के बिना आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तभी किसी व्यक्ति की असली क्षमता सामने आती है। और तभी आपकी ताकत कदम दर कदम बढ़ती है, हर बार अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए। हालांकि अभी ढेर सारे घूंसे और लाते मारने के बाद भी काई यांग को अभी तक कोई थकान महसूस नहीं हुई है। वह तनाव महसूस नहीं करता तो वह अपनी क्षमता को कैसे निखार सकता है और बेहतर कैसे कर सकता है? इससे चीजें मुश्किल हो गईं और वह उदास हो गया। उस कंकाल ने उसे बहुत ज्यादा आराम भी दिया, जिससे स्कूल के बुनियादी कौशल बेकार हो गए। क्या इसका मतलब ये था कि वह रोज सूर्योदय के समय सिर्फ आधा घंटा ही अभ्यास कर सकता था? दिन के उजाले में लगभग 12 घंटे होते थे, फिर भी वह सिर्फ आधा घंटा ही अभ्यास कर पाता था। बाकी समय वह क्या करता? सोता। यह तो नामुमकिन था। काई यांग ने तुरंत इस विचार को ठुकरा दिया। टेल, वाह, रोज सिर्फ 30 मिनट अभ्यास करके और बाकी समय सोकर मजबूत कैसे हो रहा है? भाग्यशाली। ईडी, बहुत खुशी है कि वह योगदान देने वाले हॉल अंकल के नक्शेकदम पर नहीं चल रहा है। जब वह बिना सोचे समझे खाना बना रहा था, काई यांग सोच रहा था कि उसे कैसे पूरी तरह थकने तक प्रशिक्षण लेना चाहिए। अगर किसी और को ये बात पता होती तो वे हंस हंसकर लुटपुट हो जाते। दूसरे अभ्यासी शायद इसे आसान बनाना चाहते, लेकिन काई यांग अपनी सीमा तक जाना चाहता था। अंत में उसे कोई भी अच्छा तरीका नहीं सूझा। हालांकि मुख्य कारण यह था कि काई यांग को अपने प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिए अमृत की जरूरत थी।
और भी तरीके थे, लेकिन अंत में इन सभी में एक बात समान थी, और वह थी पैसे की जरूरत। स्काई टावर में योगदान के अंक ही मुद्रा थे। अफसोस, काई यांग गरीब था और उसके पास सिर्फ 12 अंक थे। चावल पकने के बाद उसने कुछ कटोरे चट कर डाले। हालांकि कोई साइड डिश नहीं थी और वह सिर्फ सादा चावल ही खा सकता था, फिर भी काई यांग बहुत संतुष्ट था। पिछले कुछ दिनों में यही एकमात्र भोजन था जिससे उसका पेट भरा हुआ था। रात के खाने के बाद वह प्रशिक्षण के लिए नहीं जा सका, इसलिए वह नहाने चला गया। उसके बाद वह लेट गया और सो गया। अभ्यास जारी रखने से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला था, इसलिए उसने उस समस्या को हल करने की कोशिश की। काम की गति बढ़ाने के लिए समाधानों पर विचार किया। कुछ देर सोचने के बाद उसे अचानक याद आया, काली किताब। एक पन्ने के अंदर कुछ था, इसलिए काई यांग ने सोचा कि बाकी पन्ने भी ऐसे ही होंगे। इसलिए अगर उसके पास पर्याप्त ताकत हो तो वह हर पन्ने को खोल सकता है। पहले पन्ने पर स्वर्ण कंकाल था, जो उसकी इस मुसीबत का कारण भी था, जबकि दूसरे पन्ने पर स्वर्ण कंकाल से संयमित शरीर की साधना करने की विधियां थीं। हालांकि तीसरा पन्ने खाली ही रहा। उसने उसे समझने की कोशिश की थी, लेकिन काई यांग ने निष्कर्ष निकाला कि वह अभी पर्याप्त ताकतवर नहीं है। पहले और दूसरे पन्ने खोलने के बाद काई यांग उनका अध्ययन शुरू कर सका, लेकिन आधे दिन के बाद भी वह उन्हें समझ नहीं पाया, जब तक कि वह गलती से तीसरे पन्ने पर नहीं पहुंच गया और ध्यानमग्न नहीं हो गया। हाय! तीसरा पन्ने पढ़ते ही काई यांग की भौहें तन गईं। लगभग तुरंत ही उस पन्ने पर अनगिनत सुनहरे शब्द दिखाई देने लगे और उसके दिमाग में कौंध गए। फिर पन्ने के बीच में एक छोटा सा भंवर दिखाई देने लगा। उसमें से एक प्राचीन धूप बत्ती निकली। इस घटनाक्रम ने काई यांग को स्तब्ध कर दिया, लेकिन जल्द ही वह खुश होने लगा। अच्छा, क्या वह आज सुबह चौथे चरण में नहीं पहुंच पाया था? कल रात वह अभी भी तीसरे चरण में था, लेकिन आज वह चौथे चरण में है। तो क्या इसीलिए वह पहले तीसरे पृष्ठ तक नहीं पहुंच पाया था? हालांकि यह सिर्फ एक स्तर था, फिर भी इसने तीसरे पृष्ठ को समझने में उसकी क्षमता में बाधा डाली थी। यह सोचने के बाद काई यांग को अफसोस हुआ। अगर आज सुबह उसे यह पता चल जाता तो उसे अब इसके बारे में सोचने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती। अपने धड़कते दिल को शांत करते हुए काई यांग ने अगरबत्ती को हाथ में लिया और ध्यान से उसका निरीक्षण किया। यह अगरबत्ती आकार में बड़ी नहीं थी और लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक आम चीज थी, लेकिन यह आधी सीलबंद थी, मुंह पर ढक्कन और कुछ छेद थे। यह प्राचीन और उत्कृष्ट गुणवत्ता की भी थी, लेकिन यह बिल्कुल भी ध्यान आकर्षित करने वाली नहीं थी। उसने धीरे से सूंघा, लेकिन कोई गंध नहीं आई और धीरे से उसने उसे नीचे कर दिया। यह किस चीज से बना है? कुछ देर बाद भी काई यांग को अभी भी समझ नहीं आया, बस अपने मन में अंकित जानकारी पर ही भरोसा कर पा रहा था। थोड़ी देर रुकने के बाद काई यांग ने एक अजीब सी नजर के साथ अपनी आंखें खोली। अपने मन में मौजूद जानकारी के अनुसार ये धूप बत्ती उसे मदद कर सकती है। मैं प्रशिक्षण के दौरान था। बना में अपने आप में कोई विशेष गुण नहीं होते, हालांकि अगर आप जड़ी बूटियां इकट्ठा करके उन्हें उसमें जलाएं, तो निकलने वाली सुगंध प्रशिक्षण के दौरान आपकी मदद करेगी। अलग अलग चरणों के लिए अलग अलग जड़ी बूटियों की जरूरत थी। दुर्भाग्य से काई यांग को कुछ संदेह थे। उसके वर्तमान स्तर पर उसकी मदद के लिए 3 पत्ती वाला विनाश, अराजकता, आत्मा फूल और मृत जेडी वृक्ष घास आवश्यक थे। उसकी समझ के अनुसार इन दोनों जड़ी बूटियों का मूल्य ज्यादा नहीं था, लेकिन इन्हें पाना बहुत मुश्किल था। इनमें थोड़ी मात्रा में विषैले पदार्थ भी थे। थोड़े समय के लिए सांस लेने पर ये विषैले पदार्थ कोई स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कई वर्षों में आपके शरीर में जमा होने से आपको सचमुच नुकसान पहुंचता। क्या ये दोनों जड़ी बूटियां वाकई उसकी मदद करने में कारगर होंगी? ये जड़ी बूटियां योगदान हॉल में जरूर उपलब्ध थीं, लेकिन बूढ़े आदमी मिंग के व्यक्तित्व को देखते हुए वह निश्चित रूप से इनके लिए ऊंची कीमत वसूलता। और उसके पास केवल कुछ ही अंक होने के कारण वह उन्हें इस तरह कैसे खर्च कर सकता था? एक ही विकल्प बचा था। उन्हें ढूंढने के लिए उसे खुद काली हवा के पहाड़ों में जाना होगा। काई यांग पहले भी वहां शिकार कर चुका था, इसलिए वह वहां के भूगोल से अच्छी तरह वाकिफ था और शायद जड़ी बूटियां भी वहां मौजूद थीं। कल वह पहाड़ों में जाएगा। अपनी समस्याओं का समाधान पाकर काई यांग धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया। लेकिन सोने से पहले उसने चौथा पृष्ठ देखा ताकि आज सुबह की शर्मनाक हरकत न दोहराई जाए। दुर्भाग्य से कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि टेम्पर्ड बॉडी 4th स्टेज इस पृष्ठ के लिए पर्याप्त नहीं था। अगली सुबह काई यांग जल्दी उठ गया। कल के अभ्यास का उसकी साधना पर पहले ही बहुत गहरा प्रभाव पड़ चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह साधना के लिए मिले कम समय का पूरा उपयोग करेगा।
और हाँ, वह आलसी भी नहीं था। बैंगनी पूर्वी वायु गैस में खुद को डुबोते हुए उस धीमी लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से ओतप्रोत टेम्पर्ड बॉडी रिकॉर्ड मुट्ठी की शक्ति धीरे धीरे प्रकट हुई। हालांकि वह कल की तुलना में एक चरण अधिक शक्तिशाली था, फिर भी काय यांग मुट्ठी पर ज्यादा प्रगति नहीं कर पाया। आप इसे केवल 20 बार ही कर सकते थे और जब उसने अपनी पीठ को छुआ तो उसे असहनीय दर्द हुआ। उसकी पीठ, कूल्हे और हड्डियां सब दर्द कर रही थीं, मानो कुचली हुई फलियां हो। बैंगनी गैस का एक घूंट अंदर लेते ही उसकी शारीरिक संवेदनाएं ऊर्जा के रूप में स्पष्ट हो गईं। उसकी सभी मेरिडियन खुल गईं और उसके शरीर की अशुद्धियां बाहर निकलने लगीं। अपना दैनिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उसने झाड़ू लगाना शुरू किया, जिसे सुनहरे कंकाल को अवशोषित करने के बाद से वह केवल 1 घंटे में ही पूरा कर पाया था। झाड़ू लगाने के बाद वह योगदान हॉल की ओर दौड़ा। हालांकि काय यांग ने जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए पहाड़ों में जाने का फैसला किया था, लेकिन उसे जड़ी बूटियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने केवल 3 पत्ती वाले कैस स्पिरिट फ्लावर और मृत जेडी ट्री ग्रास के बारे में सुना था और यह नहीं जानता था कि वे कैसे दिखते हैं। ब्लैक विंड माउंटेन की अपनी यात्रा की अधिकांश तैयारी पूरी हो चुकी थी। किसी भी शर्मनाक स्थिति से बचने के लिए काय यांग जड़ी बूटियों का रूप रंग लिखने के लिए जल्दी से योगदान हॉल गया। शुरुआत में उसने कोषाध्यक्ष मेंग से उसे सिखाने के लिए कहने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कोषाध्यक्ष मेंग उसे जड़ी बूटियों पर एक किताब देंगे। किताब को देखते हुए काय यांग ने पाया कि उसमें जड़ी बूटियों और उनके औषधीय गुणों, आवासों और चित्रों का परिचय दिया गया था। हालांकि इससे उसे पढ़ने वालों में निराशा की भावना पैदा हो सकती थी। चूंकि इसमें केवल साधारण श्रेणी की जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी थी और उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियों के बारे में कुछ नहीं, फिर भी यह काय यांग की वर्तमान जरूरतों के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। जैसे साधकों को अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, वैसे ही जड़ी बूटियों, हथियारों और औषधीय गोलियों को भी। उन्हें साधारण श्रेणी, पृथ्वी श्रेणी, स्वर्ग श्रेणी, रहस्य श्रेणी, आत्मा श्रेणी और संत श्रेणी में विभाजित किया गया था। फिर प्रत्येक श्रेणी को निम्न, मध्यम और सर्वोच्च स्तर में विभाजित किया गया था। सौभाग्य से काय यांग को जिन जड़ी बूटियों की जरूरत थी, वे दोनों साधारण श्रेणी और निम्न श्रेणी की जड़ी बूटियां थीं, इसलिए वे पुस्तक में थीं। और चूंकि वे इतनी निम्न श्रेणी की थीं, इसलिए उनका मूल्य अधिक नहीं था। योगदान कक्ष से निकलने के बाद काय यांग जनरल अफेयर्स कार्यालय गया। आखिरकार वह अभी भी स्काई टावर का सफाई कर्मचारी था और ब्लैक विंड माउंटेन तक की इस घुमावदार यात्रा में 1 दिन से ज्यादा समय लगता। इसलिए उसे अपने काम से छुट्टी मांगनी पड़ी। जनरल अफेयर्स कार्यालय ने उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाई। उन्होंने काय यांग को 3 दिन की छुट्टी दी और अपने सारे काम निपटाकर वह निकल पड़ा। ब्लैक विंड माउंटेन स्काई टावर से पैदल सिर्फ 20 मील दूर था। चूंकि यह ज्यादा दूर नहीं था, काय यांग अक्सर वहां शिकार करने जाता था, जिससे वह उस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ था। इस पहाड़ में जड़ी बूटियों की एक विशाल और विविध प्रजाति थी। लेकिन चूंकि वह पहली बार जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था, इसलिए काय यांग ने पूरी तैयारी कर ली। पानी, खाने पीने की चीजें, एक फावड़ा और एक थैला लेकर वह निकल पड़ा। तेजी से दौड़ते हुए काय यांग ब्लैक विंड माउंटेन पहुंचा और इलाके का जायजा लिया। वह पहाड़ किसी प्रागैतिहासिक राक्षस जैसा था, जो आकाश और धरती के बीच लेटा हुआ था। भव्य, जिसका कोई अंत नजर नहीं आता, अपने हरे भरे जंगलों और नुकीले किनारों वाला ये पहाड़ क्षितिज पर गर्व से खड़ा था। वहां खड़े होकर काय यांग ने अपने बालों में ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। ब्लैक विंड माउंटेन में कई खूंखार जानवर रहते थे। कुछ ऊंचे दर्जे के खूंखार जानवर तो युद्ध के अभ्यासियों को भी बिना जीत की संभावना के भागने पर मजबूर कर सकते थे। इसलिए आमतौर पर जब लोग पहाड़ पर जाते थे तो वे ज्यादा गहराई में नहीं जाते थे। पहले 30 मील सुरक्षित क्षेत्र माने जाते थे, अगले 10 मील खतरनाक क्षेत्र, और उसके आगे का इलाका जानलेवा क्षेत्र होता था। असल में जितना गहरा आप जाते, उतना ही खतरनाक होता। चूंकि काय यांग सिर्फ साधारण किस्म की निचली जड़ी बूटियों की तलाश में था, इसलिए उसे ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अपनी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह सिर्फ सुरक्षित क्षेत्र में ही खोज कर रहा था। अभी सुबह का समय था और काय यांग याद करने की कोशिश कर रहा था कि पहाड़ की अपनी पिछली यात्राओं में उसे ये जड़ी बूटियां मिली थीं या नहीं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इस बार वह किताब में दिए गए ज्ञान से उन्हें ढूंढने के लिए तैयार था। पीछे मुड़कर सोचने पर काय यांग को याद आया कि जड़ी बूटियों के उगने के कई संभावित स्थान हैं। अपनी वर्तमान स्थिति में उसे उन जड़ी बूटियों के स्थान भी नहीं पता थे जिन्हें वह ढूंढना चाहता था।
लेकिन उत्सुकता से भरे हुए काई यांग उस जाने पहचाने रास्ते पर चलते हुए ब्लैकविंड माउंटेन में पहुंच गया। आधे घंटे बाद काई यांग ने रास्ते के पास झाड़ियों में छिपी अपनी पहली फसल देखी, जो लीची तीखे दांतों वाली जड़ी बूटियों का एक गुच्छा था। उन्हें इकट्ठा करके काई यांग ने उन्हें अपने थैले में रखा और अपनी खोज जारी रखी, ये सोचकर कि यह एक अच्छी शुरुआत थी। सड़क पर चलते हुए काई यांग ने इधर उधर बिखरी हुई विभिन्न वनस्पतियों को देखा और जंगल की यादें ताज़ा हो गईं, जिससे उसे अपने स्थान का पता चल गया। शिकार से प्राप्त पर्वत के अपने ज्ञान के साथ वह स्काई टॉवर के संबंध में अपने स्थान का सटीक रूप से एक मानसिक मानचित्र बना सका, जिससे वह भटकने से बच गया। शाम तक काई यांग ने 4 अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां एकत्र कर ली थीं। जड़ी बूटियों की खोज स्वाभाविक रूप से बहुत कठिन होती है और यह भी कि बहुत से लोग यहां जड़ी बूटियां इकट्ठा करने आते हैं, जिससे उन्हें ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि काई यांग को केवल 4 जड़ी बूटियां ही मिली, फिर भी वह काफी संतुष्ट था। दुर्भाग्य से काई यांग ने इन 4 जड़ी बूटियों की जरूरत नहीं थी, और भी बुरी बात यह थी कि उनकी ग्रेडिंग साधारण ग्रेड की थी, वह भी निचले स्तर की। फिर भी अगर वह उन्हें वापस ले लेता तो उन्हें योगदान अंकों के बदले में दे सकता था, इसलिए उनका कुछ मूल्य था। इस समय सूरज ढलने लगा था। जल्दी जल्दी काई यांग आखिरकार एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गया जो कई जड़ी बूटियों के उगने के लिए उपयुक्त था। यह क्षेत्र बहुत अजीब था, अपनी प्रचुर वनस्पतियों के बावजूद यहाँ कोई भी जीवित प्राणी नहीं था। खासकर जड़ी बूटियों वाले क्षेत्र के आसपास के 30 फुट के क्षेत्र में जमीन पूरी तरह से मृत थी और कुछ भी नहीं उगता था, यहाँ तक कि खरपतवार भी नहीं। हालांकि इस बंजर भूमि के बीचों बीच घास के 3 गुच्छे थे। वे हवा में लहरा रहे थे। काई यांग ने देखा कि वे भूरे रंग के थे और सोचा कि यह सिर्फ नेक्रोसिस है, लेकिन यह तो घास का प्राकृतिक रंग था। इसे और करीब से देखने के बाद काई यांग ने उन्हें एक प्रकार की जड़ी बूटी के रूप में पहचाना और राहत की सांस लेते हुए दौड़कर वहां पहुंच गया। बड़ी मुस्कान के साथ उसने जल्दी से उन सभी को खोद निकाला। थोड़ी देर बाद ये 3 जड़ी बूटियां इकट्ठा हो गईं। जैसे ही उसने इन जड़ी बूटियों को पकड़ा, काई यांग ने वह जड़ी बूटी विज्ञान की किताब निकाली जो कोषाध्यक्ष मिंग ने उसे पहले दी थी, और ये देखने के लिए उसमें जांच की कि उसने उन्हें पहले कहाँ देखा था। वे वास्तव में मृत जेरी वृक्ष घास ही थी। चित्र, विकास और वातावरण सब कुछ मेल खा रहा था। मृत जेरी वृक्ष घास मृत पेड़ों से उगती थी, जिससे उसे ढूंढना काफी आसान था। दरअसल पहाड़ों में जहां भी मृत जमीन होती थी, आप इसे आसपास उगता हुआ पा सकते थे। काई यांग ने सावधानी से घास को अपने थैले में रखा और उसमें से थोड़ा पानी और खाना निकाला, फिर अपना पानी और खाना निकाला और खाने और आराम करने के लिए जगह ढूंढी। इस बार जब वह पहाड़ों में दाखिल हुआ तो उसका मुख्य लक्ष्य 3 पत्ती वाले अराजकता आत्मा फूल और मृत जेरी वृक्ष घास को ढूंढना था। अब जब उसे मृत जेरी वृक्ष घास मिल गई थी, तो उसे अपना ध्यान 3 पत्ती वाले अराजकता आत्मा फूल पर लगाना था। उसे न सिर्फ 3 पत्तियों वाला अराजकता का आत्मा फूल ढूंढना था, बल्कि उसे उसकी बड़ी मात्रा भी चाहिए थी। काई यांग ने तय किया कि उसे अपनी कोशिशें दोगुनी करनी होंगी। हालांकि अभी शाम हो चुकी थी और सूरज ढल चुका था। जड़ी बूटियों की तलाश के लिए यह स्वाभाविक रूप से एक असुविधाजनक समय था, इसलिए काई यांग ने आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढने और कल काम जारी रखने का फैसला किया। पहले जब वह पहाड़ों में गया घुमाया तो उसने कभी रात नहीं बिताई थी। हालांकि जैसा कि कहावत है, भले ही आपने सुअर का मांस न चखा हो, कम से कम आपने पहले सुअर तो देखा ही होगा। इस लिहाज से उसे स्वाभाविक रूप से रात में पहाड़ों के खतरों का अंदाजा था। TLN, मुझे लगता है कि यह अपने आप में स्पष्ट है, लेकिन जो लोग भ्रमित हैं, उनके लिए इसका मतलब है कि अगर आपने कुछ चीजों का अनुभव नहीं भी किया है, तो भी आपको उनके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। इंसान को तो टिप्पणियां भी संपादित करनी पड़ी, दुष्टों को आराम नहीं। सबसे नजदीकी पेड़ मिलने के बाद काई यांग ऊपर चढ़ गया और सोने के लिए एक उपयुक्त जगह ढूंढने लगा। एक जगह मिलने के बाद वह तुरंत लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। पहाड़ पर जंगल में पेड़ों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। 1:30 बजे तक काई यांग को नींद नहीं आई थी, इसलिए उसने काली किताब निकाली और तीसरा पन्ना पलटा। एक विचार के साथ धूपदानी बाहर तैर आई। काई यांग ने काली किताब के बारे में एक छोटा सा रहस्य भी सुलझाया था। अंदर रखी कोई भी चीज अपनी मर्जी से निकाली और वापस की जा सकती थी। आखिरकार यह एक भंडारण पुस्तक थी और जाहिर है कि उसमें पहले भी धूपदानी रखी जा चुकी थी, इसलिए यह काम कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हमारा MC ज्यादा होशियार नहीं है। यह एक भंडारण पुस्तक है, अगर आप चीजें निकाल सकते हैं तो उन्हें वापस क्यों नहीं रख सकते।
आखिर इसमें धूपदानी कैसे आ गई? एक रहस्य था, अंडरस्को था। काई यांग को ये समझ नहीं आया कि धूपदानी के अलावा किताब में और चीजें नहीं रखी जा सकती। इससे उसे आश्चर्य हुआ, क्या काली किताब एक आत्मा पत्थर है? क्या आत्मा के पत्थरों पर आमतौर पर कुछ प्रतिबंध होते हैं कि क्या स्वीकार करना है और क्या अस्वीकार करना है? काली किताब से कुछ देर खेलने के बाद काई यांग सो गया। आखिरकार उसने पूरा दिन पहाड़ पर घूमते हुए ही बिताया था। एक शांतिपूर्ण रात के बाद काई यांग अगली सुबह जल्दी उठा और आधे घंटे तक संयमित शरीर के रिकॉर्ड का अभ्यास किया। अच्छी फसल पाने के लिए उसे अगले 2 दिनों तक कड़ी मेहनत करनी होगी। उसे ये भी लग रहा था कि वह एक सफलता के कगार पर है। न केवल उसे लगा कि उसकी वातावरणीय संवेदना अपनी चरम सीमा पर है, बल्कि उसे ये भी लग रहा था कि उसका शरीर भी अपनी चरम सीमा पर है। सफलता पाने के लिए काई यांग को बस एक आखिरी धक्का चाहिए था।